हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 7 चैप्टर 71 आकर्ष की केयर कॉल वेट्रेस। ऐश और आकर्ष होटल रूम। करीब 2 घंटे बाद आकर्ष की नींद खुलती है। आकर्ष को अपनी बॉडी के नीचे कुछ मुलायम सा फील होता है। वह अपनी आंखों को खोल नीचे देखता है तो वह ऐश के ऊपर सोया हुआ था। उसका सर ऐश के सीने में था। आकर्ष प्यार से ऐश के चेहरे की ओर देखने लगता है जिनमें आंसुओं के निशान थे। उसके लिप्स से हल्का खून लगा था जो कि अब सूख चुका था। ये सब देख आकर्ष के चेहरे पर सख्त भाव आ जाते हैं। वह ऐश के ऊपर से उठकर ऐश की पूरी बॉडी को एग्जामिन करता है तो जगह जगह काटने के निशान बने थे। कुछ निशान कल रात के थे जो कि डार्क पर्पल कलर हो गए थे और कुछ आज के निशान थे। कल के निशान तो काम ही थे पर आज की निशान में उसे क्रुएलिटी दिख रही थी। वह गिल्ट से भर गया कि ऐश की ऐसी हालत है उसके कारण हुई है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने आप को कंट्रोल कैसे नहीं कर पाया। कल रात को ऑलरेडी उसने ऐश के साथ बहुत बार लव मेकिंग की थी जिसके कारण वह थकी हुई थी और सुबह उसने इतना रफली उसके साथ फिर से लव मेकिंग की। आकर्ष अपने हाथों से ऐश के चेहरे को छूता है। वह एक गहरी सांस ले उस जगह से उठता है और ऐश को अपनी गोद में उठा अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। ऐश को बिस्तर में लेटा वह सीधे बाथरूम में जाता है और वहां से एक मग में हल्का गर्म पानी और एक टॉवल लेकर आता है। वह धीरे धीरे उस गीले टॉवल की मदद से ऐश की पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। ऐश जो कि नींद में थी अपनी बॉडी में हलचल महसूस कर वह कुनमुनाने लगती है। आकर्ष उसके चेहरे को थपथपाता है जिससे वह वापस से सो जाती है। ऐश के चेहरे पर दर्द दिख रहा था जिसे आकर्ष भी महसूस कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब ऐश उठेगी तो वह उससे कैसे नजरें मिलाएगा। वह धीरे धीरे कर ऐश की पूरी बॉडी को क्लीन करता है और दवाई निकल उसके दिए गए निशानों पर लगाता है। फिर कवर्ड से एक कंफर्टेबल कपड़ों का पेयर निकाल ऐश को पहना देता है। आकर्ष ये सब बड़े ध्यान से कर रहा था जिससे ऐश को तकलीफ न हो, परंतु ऐश इतना थकी हुई थी कि उसे होश ही नहीं था कि उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। ऐश को क्लीन करने के बाद आकर्ष खुद बाथरूम में जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह एक पंच दीवार पर मरता है और कहता है मैं उसके साथ इतना रफली पेश कैसे आ सकता हूं। मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखता। पता नहीं जब वो उठेगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वह मेरे से वापस से गुस्सा हो जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बड़ी मुश्किलों से मिली है वह, मुझे ऐश से बात करनी होगी। यही सब सोचते हुए आकर्ष बाथरूम से बाहर आता है। बाथरूम से बाहर आ वो एक नज़र बेड की ओर देखता है जहां पर ऐश गहरी नींद में सो रही थी। वह कपबोर्ड के पास जा अपने लिए कपड़े निकालता है और उन्हें चेंज कर वापस ऐश के पास आ लेट जाता है। ऐश को अपने करीब कर वह उसे गले से लगा लेता है और उसके चेहरे को चूमने लगता है। आकर्ष बार बार उसके चेहरे को चूम रहा था और हर किस के साथ वह उसे सॉरी कह रहा था। आकर्ष ऐश के माथे को चूमते हुए उसे सॉरी कहता है। सॉरी बीवी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से यह गलती कभी नहीं होगी। आकर्ष ये सब ऐश को कह ही रहा था कि इतने में उसका मोबाइल बजने लगता है। आकर्ष अपने मोबाइल की ओर देखता है और उसे कटकर ऐश को वापस से किस कर उसे बेड पर सुला खुद बालकनी की ओर चला जाता है। वह नहीं चाहता था कि ऐश की नींद डिस्टर्ब हो। वह मोबाइल की ओर देखता है जिसमें उस आदमी का कॉल आया था जिसको आकर्ष ने वेट्रेस का पता लगाने के लिए कहा था। आकर्ष उसे कॉल करता है। आकर्ष का चेहरा वापस से गंभीर हो जाता है और वह अपनी इस गंभीर आवाज में कहता है, हाँ बोलो, क्या खबर है? सर, उस वेट्रेस का पता चल गया है। आकर्ष अपने दांत पीसते हुए कहता है, मुझे उस वेट्रेस की ऐसी हालत चाहिए कि वो भूलकर भी किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे। आखिर वह मेरी बीवी के साथ यह सब कैसे कर सकती है? वह आदमी आकर्ष की भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए वह आकर्ष की बात को काटते हुए कहता है, सर पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जल्दी बोलो। सर, वह वेट्रेस हमें अस्पताल में मिली है। आकर्ष के भौहें उठ जाती है और पूछता है, उससे क्या हुआ? सर जी, रात को उस लड़की ने मैडम को वह ड्रग्स दिए थे, उसी रात उसके साथ गैंगरेप हुआ है और उसी दिन से वह लड़की कोमा में है। मैंने उसके डॉक्टर से कंसल्ट किया था, वह बता रहे थे कि उससे एक हाई डोज का ड्रग्स दिया गया है जिसके कारण उसका ब्रेन डेड हो गया है। एक तरह से कहा जाए तो वो कोमा में है।
वह केवल हमारी बातें सुन सकती है और हमें देख सकती है पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। आकर्ष जैसे जैसे उस आदमी की बात सुन रहा था उसकी मुट्ठियां कसती जा रही थी। वह उस आदमी से कहता है, क्या ये ड्रग्स उसी ड्रग से मेल खाता है जो उस दिन तुम्हारी मैडम को दिया गया था? सर, यह कह तो नहीं सकते कि दोनों एक जैसे हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने उस लड़की को ड्रग्स दिया है और जिसने उसे इंस्ट्रक्ट किया था मैडम को ड्रग्स देने के लिए, वह एक ही है। मैडम को जो ड्रग्स दिया गया था वह एक तरह का अलग प्रकार का ड्रग था जिसमें मैडम सब भूल जाती, पर इस लड़की को जो ड्रग दिया गया था यह उसकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा रहा था और वह खुद आगे आकर किसी के भी साथ इंटीमेट होती। और मुझे लगता है कि मैडम के न मिलने के कारण उस इंसान ने इस वेट्रेस को अपना शिकार बनाया और लड़की को पनिशमेंट के तौर पर वह ड्रग्स दिया गया है। क्योंकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो डॉक्टर बता रही थी कि पहले उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप किया है जिसमें उस लड़की की भी मर्जी थी, पर वह इंटीमेसी इतनी पेनफुल थी कि उस लड़की के ऑर्गन्स डैमेज हुए थे। उसके बाद उसके साथ 2 व्यक्तियों ने रेप किया है, उसमें भी उस लड़की की रजामंदी थी, पर वह भी इंटीमेसी बहुत रफली थी और मुझे लगता है उसे ड्रग्स के कारण ही उस लड़की ने ये सब अपनी सहमति के साथ होने दिया, वरना कोई भी लड़की इतनी निर्ममता से किए गए मेकआउट के बाद अपनी सहमति देती। डॉक्टर का तो यही कहना है कि यह काइंड ऑफ रेप है। आकर्ष जैसे जैसे उस व्यक्ति की बात सुन रहा था उसके चेहरे पर के भाव सख्त होते जा रहे थे। क्या उस लड़की के फैमिली वाले आए, कुछ पता चला उनको, या उस लड़की की फैमिली ने किसी को रिपोर्ट किया और उस लड़की को अस्पताल लेकर कौन आया था? सर, डॉक्टर का कहना है कि जब वह लड़की यहाँ आई थी तो उसे एक अजनबी लेकर आया था। ये लड़की उसे रोड के किनारे एक चादर से लिपटी हुई मिली थी और उसी ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। पुलिस के पता करने पर इस लड़की से संबंधित किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है, ना ही इसकी फैमिली का, ना ही कुछ। वह इंसान जिसने उसे भर्ती किया था उसने ही इस लड़की के सारे बिल जमा किए और एक स्कीम के थ्रू इसका इलाज चल रहा है। आकर्ष उस आदमी की पूरी बात सुन उसे कहता है, तुम पता करो कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, किसने इस वेट्रेस को हायर किया था। आकर्ष की बात सुन सामने वाला इंसान हाँ सर करके कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद आकर्ष अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रख दोनों हाथों को बालकनी की ग्रिल में टेक सामने देखते हुए गहरी सोच में खो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो कि ऐश के साथ ऐसा गंदा काम करना चाहता है। अब उसे ऐश के लिए चिंता हो रही थी, उसे कुछ भी करके ऐश को अब अपने पास रखना ही था। वह अपना मोबाइल निकाल अपनी बॉडीगार्ड को कॉल करता और कहता है, ऐश्वर्या के लिए और ज्यादा लोग हायर करो, पल पल की खबर चाहिए। वह कहाँ जाती है, किस से मिलती है, क्या खाती, सब कुछ। और यदि तुम लोग चूके किसी भी चीज से तो दूसरे दिन अपनी कवर खुद खोल लेना, वरना मैं मौत देने पर आया तो बहुत बेरहम मौत दूंगा। आकर्ष की बात सुन वह बॉडीगार्ड डरते हुए कहता है, जी सर, हो जाएगा। आकर्ष वापस रूम में आता है तो उसकी प्यारी बीवी स्लीपिंग ब्यूटी के जैसे सो रही थी। आकर्ष उसके पास आ लेट जाता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बीवी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी और जो भी हमें दूर करने के रास्ते में आएगा मैं उसका काम ही तमाम कर दूंगा। इसके साथ ही आकर्ष वापस से ऐश के चेहरे को चूमता है और उसे अपने सीने से लगा वही लेट जाता है। करीब 3 घंटे बाद आकर्ष की नींद खुलती है। ऐश अभी भी सो रही थी। आकर्ष ऐश के माथे को चूम बिस्तर से उठकर नीचे चला जाता है और अपने और ऐश के लिए खाना बनाने लगता है। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और अभी दोपहर हो रही थी। वह ऐश के लिए खाना बना उसे खिलाना चाहता था और अपने किए की माफी मांगना चाहता था। कुछ ही देर में आकर्ष का खाना बनकर रेडी हो जाता है। वह सारे खाने को डाइनिंग टेबल में रखकर ऊपर कमरे की ओर चला जाता है और ऐश के गाल को थपथपा उसे उठाने लगता है। बीवी, उठो, बहुत सो लिया, सुन रही हो मेरी बात? ऐश कुनमुनाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसे आकर्ष का हैंडसम चेहरा दिखता है। वह आकर्ष को देख हल्का मुस्कुराती है। ऐश की ऐसी मुस्कान देख आकर्ष का जो डर था वह धीरे धीरे खत्म होता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, उठ जाओ, भूख लगी होगी, बहुत सो लिया। ऐश आकर्ष की बात सुन अपने दोनों हाथों को बढ़ा देती है। आकर्ष उसके इरादे को समझ उसे गोद में उठा लेता है और सीधे बाथरूम की ओर लेकर चला जाता है।
ऐश को अपनी बॉडी में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था, पर वह ये सब चीज आकर्ष को जताना नहीं चाहती थी। इतने दर्द सहने के बाद तो आकर्ष का मूड सही हुआ था और वह अपने इन मोमेंट्स को खराब नहीं करना चाहती थी। आकर्ष ऐश को फ्रेश कर वैसे ही गोद में उठाकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ ले आता है। आकर्ष के इस जेस्चर को देखकर ऐश के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऐश जैसे ही डाइनिंग एरिया की तरफ देखती है तो वहां पर सारा उसकी पसंद का खाना लगा हुआ था। वह एक नज़र आकर्ष की तरफ देखती है जो कि ऐश को खाना सर्व करने में बिजी था। चैप्टर 72 खडूस कड़वी किस केयर। आकर्ष जैसे ही ऐश को नीचे लाता है तो डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देख ऐश आश्चर्य से आकर्ष की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये सारा खाना आपने बाहर से ऑर्डर किया है? नॉट बैड बीवी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि आपने हस्बैंड की मेहनत को कैसे दूसरों का नाम देना है। क्या मतलब ये खाना आपने खुद बनाया है प्रोफेसर? आकर्ष ऐश को चेयर पर बिठाते हुए उसकी नाक को खींचते हुए कहता है, बिल्कुल, अब मैं अपनी प्यारी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐश खुश होते हुए कहती है, रियली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या आपको खाना बनाना आता है और एक मैं हूँ जिसे एक चाय तक बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं बीवी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वैसे मैं सिखाने में एक्सपर्ट हूँ और कल रात की तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे यकीन हो गया है तुमने काफी कुछ मुझसे सीख लिया है। आकर्ष के ऐसे कहने पर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आकर्ष ऐश के ऐसे शर्माते हुए लाल चेहरे को देख उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, पर जो सच है मैं तो वही कह रहा, पर तुम्हें ये बेशर्मी लग रही है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। रियली प्रोफेसर, आपको अगर कॉलेज का कोई यह सब करते हुए देख ले तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आप सच में मेरे वही पुराने खड़ूस प्रोफेसर हैं। आकर्ष ऐश के बाजू में बैठते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं वही प्रोफेसर हूं, पर यह वाला आकर्ष राय है जो सिर्फ अपनी बीवी ऐश्वर्या आकर्ष राय का है। अपना पूरा नाम आकर्ष के मुंह से सुनकर ऐश के मन में आज लड्डू फूटने लगते हैं। आज उसे यह नाम बहुत ही प्यारा लग रहा था और खास तौर पर आकर्ष के मुंह से सुनकर। आकर्ष ऐश की प्लेट में खाना रखने लगता है। ऐश सारे खाने की प्लेट हटाकर देखती है तो सब कुछ उसकी पसंद का था। अब ऐश के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। कल रात भी आकर्ष ने ऐश की पसंद का खाना मंगवाया था और आज सुबह भी। ऐश तिरछी निगाहों से आकर्ष की तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है, आप मुझे मस्का क्यों लग रहे हैं? कल रात भी मेरी पसंद का खाना मंगवाया था और आज सुबह भी। ऐश की बात सुनकर आकर्ष जो चावल निकाल रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं। वह ऐश की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पहली बात तो बीवी अभी सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है और मैं बस अपनी बीवी को खुश रखना चाहता हूँ। मुझे मस्का लगाने की क्या जरूरत, मुझे जो चाहिए वह तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये सब कहते हुए आकर्ष तिरछी मुस्कान लिए ऐश को देख रहा था। ऐश आकर्ष की मीनिंगफुल बातों को काफी अच्छे से समझ रही थी। आकर्ष एक मौका नहीं छोड़ रहा था ऐश को शर्माने का। ऐश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इतनी डेयरिंग लड़की थी। अपने इस प्रोफेसर पतिदेव के सामने रहकर वह एक सीधी शादी बोली शर्माने वाली लड़की कैसे बन सकती है। आकर्ष ऐश की प्लेट में सारा खाना परोस सबसे पहले बाइट ऐश की तरफ बढ़ाता है। ऐश आकर्ष के हर जेस्चर से बिल्कुल मोहित होती जा रही थी। आकर्ष धीरे धीरे ऐश को खाना खिला रहा था। ऐश आकर्ष का हाथ रोक उसे भी खाने के लिए कहती है तो आकर्ष कहता है, जब तुम मुझे खिलाओगे मैं तभी खाऊंगा। अब तो भाई ऐश की चेहरे की रंगत पल पल बदल रही थी। वह रोटी तोड़ते हुए इस सब्जी में डीप करती है और आकर्ष की तरह बढ़ा देती है। आकर्ष अपना मुंह खोल ऐश की उंगली को शक करते हुए रोटी अपने मुंह में ले लेता है। आकर्ष के ऐसे करने पर ऐश की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है। उसे वो पल याद आ जाता है जब आकर्ष अपने लिप्स से कुछ इसी तरह उसके लिप्स को शक करता है। ऐश को खुद में खोया देख आकर्ष उसकी उंगली में जोर से काट लेता है तो ऐश चिल्लाते हुए आकर्ष को घूरते हुए देखती और कहती है, ये क्या हरकत है प्रोफेसर, आपने मेरी उंगली क्यों काटी? आकर्ष उस रोटी को निगलते हुए कहता है, अपनी प्यारी बीवी को होश में लाने के लिए जो कि कहीं और ही खोई हुई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम ऐसा क्या सोच रही थी? आकर्ष की बात सुन ऐश शर्माते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चुपचाप खाना खाए हैं। आकर्ष ऐश को ज्यादा ना परेशान करते हुए उसे खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाने लगता है। अब ऐश की हिम्मत नहीं थी कि वह आकर्ष को खाना खिलाए, इसलिए वह चुपचाप आकर्ष के द्वारा दिए जा रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रही थी।
ऐश को खाना खिलाने के बाद आकर्ष नैपकिन से उसके मुंह को साफ करता है और चेयर से उठकर रूम की ओर चला जाता है। आकर्ष को ऐसे रूम की ओर जाते देख ऐश उसे देखती है। कुछ देर बाद आकर्ष रूम से वापस आता है और ऐश की तरफ टैबलेट्स बढ़ाते हुए कहता है, इन्हें खा लो। ऐश कभी आकर्ष को और कभी उन टैबलेट्स को देख रही थी। ऐश आकर्ष की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए कहती है, पर मुझे क्या हुआ है, मैं इन टैबलेट्स को क्यों खाऊं? आकर्ष अपनी नासमझ बीवी को देखते हुए कहता है, बीवी तुम्हारी बॉडी अभी भी ठीक नहीं है और मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है, इसलिए यह वह दवाई है जिससे तुम्हें आराम मिलेगा और मैं तुम्हारी ना नुकुर कुछ नहीं सुनूंगा। चुपचाप अपना मुंह खोलो और इन्हें खाओ। आकर्ष को वापस अपने खड़ूस प्रोफेसर के लुक में आते देख ऐश अपना मुंह खोल देती है। उसके ऐसे बच्चों जैसे मुंह खोलने पर आकर्ष नागवारी में अपनी गर्दन हिलाता है। टैबलेट्स उसकी जीभ में रख देता है और वही टेबल से पानी उठा ऐश को पीने के लिए देता है। आकर्ष के पानी पिलाने पर ऐश जल्दी से दवाई को निगल जाती है। उन दवाइयों से उसका मुंह कड़वा हो गया था और वह मुंह बनाते हुए कहती है, छी कितनी कड़वी दवाई थी यह, मुझे कुछ मीठा चाहिए खाने के लिए। रियली बीवी तुम्हें मुंह मीठा चाहिए है? ऐश हाँ में गर्दन हिलाती है तो आकर्ष उसके चेहरे को पकड़ अपने लिप्स को उसके लिप्स से जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। और ऐश जो कि स्वीट कैंडी के जुगाड़ में थी, आकर्ष के ऐसे किस करने पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ऐश को खुद को घूरता देख आकर्ष दूसरे हाथ से उसकी आंखें बंद कर देता है और धीरे धीरे उसके लिप्स को शक करने लगता है। ऐश की दवाई का टेस्ट आकर्ष को अपने मुंह में फील हो रहा था। आकर्ष ऐश के लिप्स पर दबाव बनाते हैं, उसे मुंह खोलने के लिए कहता है, पर ऐश मुंह नहीं खोलती तो वह अपना दूसरा हाथ ले जा उसके एक उभार को जोर से दबा देता। अपने उभार पर प्रहार होते देख ऐश दर्द से चिल्ला उठती है और आकर्ष को मौका मिल जाता है। वह जल्दी से अपनी जीभ ऐश के मुंह में इंटर करता है और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। वह उसे फ्रेंच किस कर रहा था। धीरे धीरे ऐश भी आकर्ष की किस में खोने लगती है। उसके हाथ ऑटोमेटिक ही उसकी गर्दन पर चले जाते हैं और वह उसके सर को सहलाने लगती है। ऐश को करीब 10 मिनट किस करने के बाद आकर्ष उससे दूर होता है और कहता है, दूर हो गई कड़वाहट की, अभी और मीठा दूं तुम्हें। आकर्ष के ऐसे कहने पर ऐश मुस्कुराने लगती है और अपना सिर नीचे कर लेती है। ऐश को ऐसे शर्माते देख आकर्ष उसके माथे को चूमते हुए कहता है, तुम रूम में चलो, मैं आता हूं ये बर्तन साफ करके। आकर्ष की बात सुन ऐश जल्दी से चेयर से उठती है और वहां से भागने लगती है। अभी भी उसके पैरों में दर्द था जिससे वह गिरते गिरते बचती है। ऐश के ऐसे गिरते देख आकर्ष उसे चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ भागे जा रही हो, आराम से बोला ना जाने के लिए तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या, अभी गिर जाती तो। आकर्ष के ऐसे चिल्लाने पर ऐश अपने दांत दिखाते हुए कहती है, मैं बस जा ही रही थी, अचानक से पैर मुड़ गया। आकर्ष दांत पीसते हुए कहता है, ऊपर से गलती करती है और दांत दिखा रही हो, चुपचाप आराम से ऊपर जाओ। आकर्ष की बात पर ऐश हाँ में सिर हिला धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है। आकर्ष उसे तब तक देखता है जब तक वह रूम में नहीं चली जाती। उसके रूम में चले जाने के बाद वह डाइनिंग एरिया से सारे बर्तन उठा किचन की ओर चला जाता है और बर्तन साफ करने लगता है। दूसरी तरफ इस समय एक कार के अंदर माहौल बहुत गर्म था। क्रिश जो कि रिलैक्स होकर बैठा था वही अनोखी गुस्से से तमतमा रही थी। अनोखी के ऐसे गुस्से से भरे चेहरे को देख और उसकी वह लाल होती नाक को देख क्रिस को हंसी आ रही थी। उसे वो पल याद आता है जब अनोखी नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आई थी और मिसेस लूथरा ने उस पर बम फोड़ते हुए कहा था कि वह क्रिश के साथ उसके हॉस्पिटल जाएगी और 2 से 3 महीने का मेडिटेशन का कोर्स करेगी। अनोखी मिसेस लूथरा से बहस करते हुए कहती है कि वह नहीं जाएगी, पर मिसेस लूथरा अनोखी के सारे इरादों पर पानी फेरते हुए अपना इमोशनल कार्ड खेलती हैं और उसे जबरदस्ती क्रिश के साथ भेज देती हैं। बस जब ही से अनोखी विंडो साइड मुंह करे लगातार बाहर की ओर देख रही थी। क्रिश जो कि काफी देर से देख रहा था कि अनोखी गुस्से में है और उसके तरफ देख भी नहीं रही, तो वह अपना हाथ बड़ा अनोखी के हाथ को पकड़ गियर पर रख लेता है। अनोखी जो कि इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, वह क्रिश की ओर अपनी खूंखार नजरों से देखती है और अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर हमारे क्रिश बाबू भी बहुत तेज थे। उन्होंने अनोखी का हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि अनोखी छुड़ा ही नहीं पा रही थी। अनोखी क्रिश को सुनाने के लिए कुछ बोलती कि उससे पहले क्रिश की आवाज उसे कार में गूंज जाती है, जो कि अनोखी को देखते हुए मीनिंगफुल अंदाज में कह रहा था,
यदि अब अपना हाथ हटाने की कोशिश की तो मैं यही कार में ही आपको किस कर लूंगा, और जो चीज़ हमने आधी अधूरी बेड पर छोड़ी थी वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे वापस करूं और हम उससे आगे भी बढ़ जाए। कृष की ऐसी धमकी को सुन अनोखी की सिटी पट्टी गोल हो जाती है और वह चुपचाप बैठ जाती है। वह नहीं चाहती थी कि कृष वापस से उसके साथ वह सब करे, क्योंकि कृष के करीब आने पर वह भी बहक जाया करती थी और अब वह कृष को कोई मौका नहीं देना चाहती थी उसे टीज करने का। चैप्टर 73 नोकझोंक ऑन कडलिंग। कृष की ऐसी धमकी के बाद अनोखी के मुंह से चीखी तक आवाज नहीं निकली थी। वह चुपचाप बाहर विंडो की ओर देख रही थी। अनोखी को खुद से ऐसे डरता देख कृष मंद मंद मुस्कुरा रहा था, पर उसने अनोखी का हाथ नहीं छोड़ा था। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कृष अनोखी का हाथ छोड़ अपनी सीट से उठ और कार के बाहर आता है। कृष के हाथ छोड़ने पर अनोखी राहत की सांस लेती है और अपने हाथ को देखती है, जो कि कृष की पकड़ के कारण रेड हो गया था। अनोखी जैसे ही कार का डोर खोलने वाली होती है कि इतने में ही कृष उसके कार का डोर खोल अपना हाथ आगे करता है और उससे बाहर आने का इशारा करता है। अनोखी कृष के बढ़ाए गए हाथ को एटीट्यूड में अपने हाथ से धक्का दे खुद ही बाहर आ जाती है। कृष उसकी ये अदा देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। वह जबरदस्ती अनोखी का हाथ पकड़ अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर चला जाता है। ये हॉस्पिटल कृष के डैड का था। उन्होंने कृष के लिए ही यह हॉस्पिटल खुलवाया था। कृष की दिलचस्पी शुरू से ही डॉक्टरी लाइन में थी। कृष के फादर चाहते थे कि वह उनका बिजनेस संभाले, पर उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया और उसके लिए एक हॉस्पिटल खुलवा दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो कृष इस अस्पताल का मालिक था, पर वहां के डायरेक्टर और कुछ मेन डॉक्टर के अलावा ये कोई नहीं जानता था। जिस लिफ्ट में कृष अनोखी को लेकर गया था यह उसकी पर्सनल लिफ्ट थी। इससे जाने के लिए कृष के हाथों के फिंगरप्रिंट्स का यूज होता था। नॉर्मली कोई भी बिना कृष की इजाजत के इस लिफ्ट का यूज नहीं कर सकता था। अनोखी कृष को लिफ्ट में जाते देख उससे पूछती है, हम एंट्रेंस से क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अनोखी को इतना बड़बड़ाता देख कृष उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अनोखी कृष के ऐसे खींचे जाने पर उसके सीने से टकरा जाती है। कृष का ब्रॉड चेस्ट अनोखी के सर से लगता है और वह अपना सर मालते हुए कहती है, ये तुम्हारा सीना है कि हथौड़ा? मुझे लग गई ना। जो भी है तुम्हारा ही है, अब तुम्हें इस सीने और इसके मालिक दोनों को झेलना है। क्या मतलब है मेरा है ना तुम मेरे हो ना यह मेरा है, समझे ना? कृष मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम तो मेरी हो, तुम मुझे अपना कहो ना कहो। कृष की ऐसी बेमतलब की बातों को सुन अनोखी पक चुकी थी, इसीलिए वह उसे जोर से धक्का मार उसे दूर कर देती है और लिफ्ट के दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। अनोखी के ऐसा करने पर कृष उसे कुछ नहीं कहता और अपने फ्लो का बटन दबा देता है। कुछ ही देर में दोनों उस फ्लो पर पहुंच जाते हैं। कृष अनोखी का हाथ पकड़ उसे अपने केबिन की ओर ले जाने लगता है। अनोखी जैसे ही लिफ्ट से बाहर आती है तो देखती है ये हॉस्पिटल का गलियारा था। उसे यह नहीं पता था कि यहाँ आने के लिए पर्सनल लिफ्ट भी है। वह कृष की तरफ देखते हुए कहती है, ये कौन सा शॉर्टकट रास्ता था जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैं तो मोम को लेकर कई बार यहाँ चेकअप कराने के लिए आए हूँ। कृष अनोखी की बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं अनोखी, अब तो आपको पता चल गया। अब जब भी आप चेकअप कराने आए तो सबसे पहले इसी लिफ्ट से ऊपर आना और मेरे केबिन में अपने दर्शन कराकर ही आगे की प्रक्रिया करवाना। कृष के ऐसे उल्टा जवाब पर अनोखी नागवारी में गर्दन हिला देती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अनोखी जैसे ही कृष केबिन के सामने जाती है तो वहां बड़े सुंदर अक्षरों से कृष का नाम लिखा हुआ था। वह उस नेम प्लेट को देखती और कृष को देखती है। दोनों में ही बहुत डिफरेंट था। जिस तरीके से कृष का नाम लिखा गया था उसे अगर कोई देखता तो यही कहता कि यह एक सिंसियर डॉक्टर का केबिन है, बट वह अपने साइड में खड़े लापरवाह लड़के को देखकर सोचने लगती है, क्या ये वही सिंसियर लड़का है जिसका नाम इतनी सिंसियरली लिखा गया है? खुद की नेम प्लेट को अनोखी द्वारा ऐसे घूरते देखा कृष उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, तुम ऐसे मेरे नाम को क्या घूर रही हो? खा जाओगी क्या उसे? जीता जागता इंसान खड़ा है, उसे तो कभी नहीं देखा ऐसे, और नेम प्लेट खाने की क्या जरूरत है? मुझे खाओ ना। अनोखी कृष की बात सुन कुछ नहीं कहती, बस उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लगती है। कृष अपने केबिन के डोर को खोल अनोखी को अंदर ले आता है, उसे सोफे में बैठने के लिए कहता है। अनोखी उसकी बात मान चुपचाप सोफे में बैठ जाती है।
और अपनी चेयर में पड़े व्हाइट कोट को पहन उसमें बैठ जाता है। क्रिश को व्हाइट कोट में देख अनोखी के दिल में हलचल होने लगती है। ऐसा नहीं था कि उसने क्रिश को कभी ऐसे देखा नहीं था, पर जब से वह और क्रिश नजदीक आए थे वही ये समझ पा रही थी कि उसका झुकाव धीरे धीरे क्रिश की ओर बढ़ने लगा है, पर वह इस बात को एक्सेप्ट करने है तैयार नहीं थी। क्रिश अपने केबिन के टेलीफोन उठा अनोखी के लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लाने का कहता है। कुछ देर बाद एक पियून आकर क्रिश के केबिन में कुछ स्नैक्स और ड्रिंक रख देता है। क्रिश अनोखी को ड्रिंक और स्नैक्स खाने के लिए कहता है और उसे बोलता है, जब तक यह एंजॉय कीजिए, मुझे 2-3 फाइल रीड करनी है, मैं ये करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अनोखी क्रिश को घूरते हुए कहती है, आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती मॉम ने मुझे यहाँ भेज दिया। ये सब कहते हुए अनोखी वहां रखे ऑरेंज जूस को सिप सिप करके पीने लगती है। क्रिश अनोखी को एक नज़र देख चुपचाप अपना काम करने लगता है। ऐसे ही उन दोनों को केबिन में करीब 1 घंटा हो जाता है। अब अनोखी बोर हो रही थी, इतनी देर से ड्रिंक पीने के कारण उसे टॉयलेट भी जाना था, अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह क्रिश की तरफ देखती है जो कि बड़े ध्यान से फाइल को रीड कर रहा था। वह हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, वह कहाँ है? क्रिश जो कि ध्यान मग्न होकर अपनी फाइल रीड कहाँ कर रहा था, अनोखी के ऐसे कहने पर उसकी तरफ एक नज़र देखता है जो कि अपनी नज़रें झुकाए यहाँ वहाँ देख रही थी। वह उसकी शर्म को देख हल्का मुस्कुराता है और उसे वॉशरूम की ओर इशारा करता है। क्रिश का इशारा समझ अनोखी जल्दी से वॉशरूम की ओर चली जाती है। आखिर वह बहुत देर से कंट्रोल करके बैठी थी और अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अनोखी को ऐसे भागते देख क्रिश हंसने लगता है। कुछ देर बाद अनोखी जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो सामने का सीन देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसके हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं। दूसरी तरफ किचन का सारा काम फिनिश करने के बाद आकर्ष अपने कमरे की ओर चला जाता है। जब वह अपने कमरे में देखता है तो उसे ऐश कहीं नहीं नजर आती। कमरे में यहाँ वहाँ देखने पर उसे ऐश कहीं नहीं दिखती तो वह बालकनी की ओर देखता है जहाँ का दरवाजा खुला हुआ था। वह बालकनी की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही आकर्ष बालकनी में आता है तो वह देखता है उसकी प्यारी बीवी मस्त सोफे में बैठी हुई है और बाहर का नज़ारा देख रही थी। आकर्ष ने जो फार्म हाउस दोनों के लिए बुक किया था वो एकांत जगह पर था जहां शांत माहौल था, वहां दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वहां की खासियत ऐसी थी कि हर कोई वहां खुद को नेचर के करीब महसूस करता। वहां की ग्रीनरी ने मन मोह रखा था। ऐश जो कि एक पेड़ की तरफ लगातार देख रही थी, वहां पर 2 चिड़ियों के जोड़े बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को अपनी चोंच के थरू खाना खिला रहे थे। ऐश की नजरों का पीछा करते हुए आकर्ष उस तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह चुपचाप ऐश के करीब बैठ उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। खुद को ऐसे उठाए जाने पर ऐश आकर्ष की तरफ देखती है जो कि उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। ऐश आकर्ष के सीने में अपना सिर टिका लेती है और उसके दोनों हाथों को अपनी पेट पर रख लेती है। आकर्ष ऐश की तरफ देखता है जो उससे कुछ कह रही थी। देखो ना प्रोफेसर, वह जोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, कैसे एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। इस जगह के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, पर यह जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ कितनी अच्छी ग्रीनरी है। आकर्ष ऐश के गाल पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? मैं तो डर रहा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा कि नहीं। हम पहली बार ऐसे हस्बैंड वाइफ यहाँ मिलने वाले थे। मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाना चाहता था पर टाइम ही नहीं था, इसलिए मुझे ये जगह चूज करनी पड़ी। ऐश आकर्ष की तरफ देखती है और कहती है, क्या खास तौर पर आपने ये जगह मेरे लिए सिलेक्ट की थी? आकर्ष ऐश के सर को चूमते हुए कहता है, बिल्कुल, आखिर मुझे अपनी बीवी को सरप्राइज जो देना था। आकर्ष की बात सुन ऐश मुस्कुराने लगती है। आकर्ष अपने पैरों को फैला वही सोफे पर लेट जाता है और ऐश को अपने सीने से लगा वही पास पर पड़ी चादर को दोनों पर उड़ा देता है। आकर्ष जानता था कि ऐश अभी भी थकी हुई है, भले उसने नींद ले ली है पर उसकी बॉडी में पेन है। आकर्ष ने उसे पेन रिलीफ दवा दी थी जिससे कि अब ऐश अच्छा महसूस कर रही थी। आकर्ष की करीबी को महसूस कर ऐश उसे कसकर गले लगा लेती है। ऐश को खुद से चिपकता देख आकर्ष मुस्कुराने लगता है और उसकी पीठ पर अपने हाथ कस देता है। दोनों एक दूसरे को कडल रख लेटे हुए थे। आकर्ष लगातार ऐश के लिप्स पर बेबी किस कर रहा था।
आकर्ष के ऐसे करने पर ऐश जोर जोर से हंस रही थी। आकर्ष बिल्कुल ऐश को एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर रहा था और यह सब चीजें ऐश को बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे इस जगह पर एक दूसरे ही प्रोफेसर आय देखने को मिले थे और इन प्रोफेसर आय को खोना नहीं चाहती थी। जब आकर्ष वापस से ऐश को बेबी किस करता है तो है उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। आकर्ष जो कि बस उसे स्पेशल फील कराने के लिए कर रहा था, ऐश को किस में रिस्पांस देता देख वह भी उसे गहराई से चूमने लगता है। उसके हाथ ऐश की पीठ पर कस गए थे। धीरे धीरे आकर्ष को अपनी बॉडी हार्ड होती हुई महसूस हो रही थी। आकर्ष ऐश के साथ वापस वह सब नहीं करना चाहता था, इसलिए धीरे से वह उसके लिप्स को छोड़ देता है। ऐश जो कि उसके आगे बढ़ना चाहती थी, आकर्ष के ऐसे छोड़ने पर वह उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। चैप्टर 74 बालकनी इंटीमेसी जलन फ्लट। आकर्ष के ऐसे बेबी किस करने पर ऐश की बॉडी धीरे धीरे रिएक्ट कर रही थी। वह आकर्ष के लिप्स को किस करना चाहती थी। आकर्ष जब ऐश को वापस से बेबी किस करता है तो इस बार ऐश उसके होंठों को अपने होंठों से जकड़ कर लेती है और धीरे धीरे उससे सक करने लगती है। आकर्ष जो कि केवल ऐश को स्पेशल फील करने के लिए बेबी किस कर रहा था, ऐश के ऐसे किस करने पर वह भी किस में इन्वॉल्व होते हुए धीरे धीरे उससे किस करने लगता है। आई किस के साथ ही आकर्ष की बॉडी से चिपकती जा रही थी। ऐश की ऐसी करीबी से प्लस अपनी इंटेंस हो रही फीलिंग को महसूस कर धीरे धीरे आकर्ष की बॉडी हार्ड होने लगती है। ऐश को अपने निचले हिस्से पर आकर्ष की हार्ड बॉडी महसूस हो रही थी। वह उसके बॉडी को महसूस कर सहने लगती है और उसे वापस से खुद में महसूस करने की उसकी लालसा बढ़ने लगती है। वह आकर्ष से और चिपकती हुए अपनी किस को इंटेंस कर रही थी। आकर्ष ऐश की बॉडी को खुद में ऐसे चिपकता देख और भी पागल हो रहा था। वह के साथ वापस से इंटीमेसी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपनी किस को ब्रेक कर ऐश से थोड़ा दूर होता है। ऐश जो कि उस किस में खो गई थी, आकर्ष के ऐसे दूर होने पर उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है और प्यार से कहती है, क्या हुआ? क्या मैं जो सोच रहा हूं तुम सच में वह चाहती हो? और यदि हम इस किस्से और आगे बढ़े तो वह सब फिर से हो सकता है। और हमने सुबह ही इतना रफ रोमांस किया है और तुम्हारी बॉडी अब वापस से उसे सहने की कंडीशन नहीं है और मैं अपनी जरूरत के लिए तुम्हारी बॉडी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। आकर्ष की बात सुन ऐश को अच्छा महसूस हो रहा था कि आकर्ष खुद की फीलिंग के पहले उसे रख रहा था। ऐश अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, उससे खुद के अंदर अपने हॉट प्रोफेसर को महसूस करना था। ऐश आकर्ष की बातों को इग्नोर कर वापस से उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लेती है, उसे किस करने लगती है। आकर्ष तो ऐश के इस मूव से हैरान हो गया था। वह इस पागल लड़की को क्या समझा रहा है और यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आकर्ष किस को रोक ऐश को जबरदस्ती दूर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं ना। ऐश की बॉडी अब कंट्रोल करने की कंडीशन में नहीं थी। वह आकर्ष की शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देती है और उसके सीने को सहलाते हुए उसकी जो लाइन और गर्दन पर किस करने लगती है। ऐश के इस मूव के लिए आकर्ष वापस तैयार नहीं था। ऐश ऐसे हाथ चलाने पर उसकी बॉडी को रिएक्ट करने लगती है। उसकी जो कंट्रोल क्षमता थी धीरे धीरे लूज होने लगती है और वह ऐश को वार्निंग लुक देकर कहता है, बीवी तुम आग साथ खेल रही हो, यदि अब मैं आगे बढ़ा तो तुम चाहे कितना भी रो लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ऐश उसके लिप्स पर उंगली रख धीरे से बोलती है, आई नीड यू, और अपने हाथ को उसके लोअर की तरफ बढ़ाने लगती है। आकर्ष ऐश के हाथों का स्पर्श अपनी लोअर बॉडी पर महसूस कर बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो ऐश के बढ़ते हुए हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे एक वार्निंग लुक देता है और ऐश उसके वार्निंग लुक को इग्नोर कर वापस से उसे किस करने लगती है। ऐश उसके पार्ट को सहलाने लगती है। अब तो आकर्ष का रहा सहा सबर टूट चुका था। वह एक नज़र बाहर की ओर देखता है जहां का एरिया खाली था और वह अपने और ऐश के ऊपर उड़ी गई चादर को अच्छे से एडजस्ट करता है और ऐश की तरफ देखता है जो कि लगातार उसे किस किए जा रही थी। वो धीरे धीरे उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ ले जाने लगता है। आकर्ष के ऐसे करने पर ऐश उसे किस करना छोड़ उसके हाथों की मूवमेंट को जी करने लगती है। आकर्ष के हाथ जैसे जैसे उसके ऊपरी हिस्से में मूव कर रहे थे, ऐश के मुंह से प्यारी प्यारी सिसकी निकल रही थी। वह आकर्ष के टच को एंजॉय कर रही थी। आकर्ष धीरे धीरे उसके उभरे हुए भागों को सहला रहा था, कभी उसके बटन को प्रेस कर रहा था, कभी उसके उभारों को प्रेस कर रहा था। आकर्ष के एक एक टच से ऐश प्लेजर के साथ आवाज आकी निकाल रही थी।
आकर्ष का दूसरा हाथ धीरे धीरे ऐश की लोअर के पास जाने लगता है और वह उसके मिड एरिया को सहलाने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर अब ऐश जोर जोर से सांस लेने लगती है। आकर्ष ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसके ऊपर हमला बोल चुका था। ऐश आकर्ष से बिल्कुल चिपकती जा रही थी, वह अपने पैरों को लगातार एक दूसरे से रगड़ रही थी। आकर्ष ऐश के हर एक फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। वह जान चुका था कि अब ऐश से कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वह चादर को ऐश के ऊपर एडजस्ट कर धीरे से अपने लोअर को नीचे सरका आता है और ऐश को अपने पैरों को स्प्रेड करने कहता है। वह आकर्ष के कहे अनुसार अपने पैरों को स्प्रेड करती है। आकर्ष धीरे धीरे उसमें खुद को इंटर करता है। आकर्ष के इंटर होते हैं उसकी चीख निकल जाती है। उसने दवाई खाई थी जिससे दर्द पहले से कम था, पर आकर्ष के साइज के कारण उसे अभी वापस से दर्द होने लगता है। आकर्ष धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करता है और ऐश के अंदर खुद को तेजी से मूव करने लगता है। ऐश प्लेजर से मून कर रही थी। आकर्ष अपने हाथ से ऐश की कमर को होल्ड किए हुए था और दूसरे हाथ से लगातार उसके उभारों को प्रेस कर रहा था और नीचे वह लगातार थरस्ट करते जा रहा था। कुछ देर इसी पोजीशन में करने के बाद आकर्ष ऐश की तरफ देखता है, जो कि इंटेंस नजरों के साथ उसे ही देख रही थी। आकर्ष एक नजर बाहर देखता है और चादर को ऐश के ऊपर कर खुद को ऐश के अंदर से बाहर करता है और खुद सोफे में बैठ जाता है। ऐश कंफ्यूजन में आकर्ष को देख रही थी, क्योंकि अभी वह ये सब बंद नहीं करना चाहती थी। आकर्ष उसकी नजरों को महसूस कर ऐश से अपने ऊपर आने के लिए कहता है। ऐश आकर्ष की बात सुन उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, तो आकर्ष उसे इशारा करता है तो वह खुद को आकर्ष की गोद में एडजस्ट करती है और धीरे धीरे आकर्ष के मेनहुड को खुद में एंटर करती है। ये सब करते हुए ऐश के चेहरे पर दर्द दिख रहा था। ये पोजीशन उसने ट्राई नहीं की थी, इसमें उसे पेन हो रहा था। आकर्ष ऐश को सपोर्ट देकर धीरे धीरे उसकी कमर को मूव करने लगता है। ऐश जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों ही बाहर और बालकनी के बीच अपनी इंटेंस लव मेकिंग को एंजॉय कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद की लव मेकिंग के बाद ऐश बिल्कुल पसीने से लथपथ गई थी। आकर्ष उसे चादर से लपेट अपने कपड़ों को सही करता है और बालकनी से अंदर आ उसे बेड पर लेटा देता है। ऐश में अब आंखें खोलने तक की हिम्मत नहीं थी। आकर्ष उसके माथे को चूम सीधे बाथरूम में जाता है और वहां से पानी और टॉवल लेकर आता है। वो ऐश के सारे कपड़ों को रिमूव करता है, उसकी बॉडी को क्लीन कर आकर्ष उसे नए कपड़े पहनाता है और उसे उसके माथे पर किस कर वही उसके सिर को सीने से लगा लेट जाता है। दूसरी तरफ अनोखी जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो सामने के सीन को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। सामने एक लेडीज डॉक्टर क्रिश के ऊपर बैठी हुई थी और लगातार उसे घूरे जा रही थी। क्रिश जिसके हाथ उस डॉक्टर की कमर में थे वह उसे ही देख रहा था कि इतने में उससे बाथरूम के डोर खुलने आवाज आती है और वह अनोखी की तरफ देखता है, जो कि उसे ही गुस्से में घूर रही थी। अनोखी की ऐसी आंखों को देख क्रिश जल्दी से उस डॉक्टर को पुश करता है। वह डॉक्टर जो कि क्रिश को देखने में खोई हुई थी, क्रिश के ऐसा करने पर वह नीचे गिर जाती है। आउच में कैसे गिर गई? अनोखी मन में उस लड़की की बात सुन कहती है, गिरी हुई हो और कितना गिरोगी। अनोखी बाथरूम से बाहर आती है और वापस सोफे में बैठ जाती है। क्रिश लगातार अनोखी को देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि अनोखी का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो गया था। वह लगातार उस लेडीज डॉक्टर को देख रही थी। जब वह डॉक्टर क्रिश की आंखों का पीछा करते हुए देखती है तो सामने उसे सोफे पर एक लड़की दिखती है। वह डॉक्टर याद करने की कोशिश करती है कि जब वह रूम में आई थी और उसने फाइल के बहाने गिरने का नाटक किया था तब तो ये लड़की नहीं थी। अचानक ये लड़की रूम के अंदर कैसी आ गई? जी हाँ, सही समझे, ये हमारी अनोखी की लव राइवल है। यह मिस मोना है जो कि यहीं पर डॉक्टर है और इनका लॉन्ग टाइम क्रश है। हमारे क्रिश बाबू ये कोई मौका नहीं छोड़ती है क्रिश के साथ फ्लर्ट करने का, और आज इन्होंने वही किया। ये क्रिश के पास एक फाइल दिखाने आए और जब ये जाने लगी तो इन्होंने गिरने का नाटक किया। क्रिश जो कि उनके गिरने पर इन्हें संभाल रहा था, ये जानबूझकर उसकी गोद में गिर गई और ठीक उसी समय हमारी अनोखी मैडम की एंट्री हुई और उन्होंने इस पूरे कांड को देख लिया। मिस मोना, आपका काम खत्म हो गया हो तो क्या आप मेरे केबिन से बाहर जाएंगे? क्रिश ने मिस मोना की तरफ देखते हुए कहा। मिस मोना क्रिश की बात सुनकर खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ डॉक्टर, मैं जाती हूँ। वो एक्चुअली आपके ऐसे धक्का दिया ना तो मुझे लग गई क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उठने में। अनोखी जिसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो मोना का ऐसे क्रिश के साथ चिपकना, वह आगे आते हुए कहती है, मिस मोना मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ।
कृष लगातार अनोखी के हर हाव भाव को देख रहा था। अनोखी के ऐसा कहने पर मिस मोना का मुंह बन जाता है। अनोखी द्वारा बढ़ाए गए हाथ को पकड़ मिस मोना खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। मैं वैसे क्या नाम बताया आपने? अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, अनोखी लूथरा। तो क्या आप मिस्टर कृष की फ्रेंड है? अनोखी कुछ जवाब देती कि इतने में ही कृष की आवाज आती है, जी नहीं नहीं, यह मेरी पेशेंट है, यह इलाज कराने आए हैं मेरे से। कृष के ऐसे कहने पर अनोखी उसे घूरते हुए देखती है। क्या ये लड़का पागल हो गया है? अभी यह मुझे अपनी लवर फ्रेंड न जाने क्या क्या कह रहा था और इस लड़की के सामने मुझे पेशेंट कह रहा है। कृष लगातार अनोखी के बनते बिगड़ते चेहरे को देख रहा था। उसे मजा आ रहा था अनोखी चेहरे पर जलन को देखकर। चैप्टर 75 गुस्सा, बड़ों की बातें खुशी। मोना जो कि अनोखी की तरफ ही देख रही थी। अनोखी जिसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था कृष को खुद की पेशेंट कहे जाने पर। मोना अनोखी को ऊपर से नीचे तक देखती है जो कि दिखने में सुंदर थी। वह अनोखी से कहती है, पर आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत है। अनोखी मोना की बात पर कुछ जवाब देती कि इतने में ही कृष कहता है, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं डॉक्टर मोना, क्या आप मेरे केबिन से बाहर जाएंगी? मुझे अपने पेशेंट को अटेंड करना है। मोना का मन कृष को अनोखी के साथ अकेले छोड़ने का नहीं था, पर वह अपना मन मारते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। अनोखी लगातार मोना के भाव को देख रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि वह यहाँ केवल काम से नहीं आई थी, बल्कि वह कृष से फ्लर्ट करने आई थी। मोना के रूम से बाहर जाने के बाद अनोखी की नज़र सीधे कृष की तरफ जाती है जो कि उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या हुआ मिस अनोखी, आप ऐसी चिढ़ी चिढ़ी और गुस्सा सी क्यों लग रही है? क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या? कृष के ऐसा बोलने पर अनोखी उसे गुस्से से घूरती और कहती है, यदि आपका काम हो गया हो तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तक हमने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है। ये सब कहते हुए कृष मंद मंद मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान देखकर अनोखी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं आज और मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। यदि मॉम आपसे पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि मैं सेशन ले लिया है, मुझे बहुत से काम है, मैं जा रही हूँ ऑलरेडी, मुझे यहाँ आए 2 घंटे हो चुके हैं। इसके साथ ही अनोखी अपना बैग उठा केबिन से निकल जाती है। कृष अनोखी को पीछे से पुकारता ही रह जाता है। अनोखी को ऐसे गुस्से में जाते देख कृष अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, लगता है मुझे आइडिया मिल गया है। मिस अनोखी को अपने प्यार का एहसास दिलाने का, और वह अनोखी को जाते हुए देखता है और वापस अपने काम में लग जाता। रॉय विला। शाम के 5 बजे बज रहे थे। घर के सभी लोग गार्डन में बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। बाहर का मौसम बहुत सुहाना था। दादी माँ चाय की सिप लेते हुए आकृति जी की ओर देखती है और कहती है, बड़ी बहू आकर्ष ने कहा था कि वह 2 से 3 दिन में आ जाएगा, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि वह कब तक आएगा, तुम फोन करके पूछो जरा उससे। दादाजी जो चाय पी रहे थे अनुभा जी की बात सुनकर कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की, हमारी बात हुई है, 2 दिन बाद वह आ जाएगा। अनुभा जी तिरछी नजरों से दादाजी की ओर देखते हुए कहती है, आपने कब उससे बात कर ली? इसके बारे में हमें बताया ही नहीं, कुछ प्लानिंग तो नहीं चल रही है आप दादा पोते में? हमें आजकल का बहाना देकर वापस से 1 महीने के लिए टरका दिया जाए। बड़ी बहू कॉल करो आकर्ष को, मैं भी तो जानूं कब तक आ रहे हैं वह। दादाजी अनुभा जी की बात पर चिढ़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना आकर्ष को कॉल मत करना, उसका कॉल आया था, उसने कहा है 2 दिन बाद वह आ रहा है और आप सबके लिए आकर्ष की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। अनुभा जी अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती हैं, ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जो कि हमें नहीं पता है और आपको बस पता है? अब आप मेरे पोते आकर्ष के उतने करीब नहीं हैं ना, इसलिए उसने मुझे बताया है वह 2 दिन बाद वापस आने वाला है और जस्ट उसके तीसरे दिन हम ऐश्वर्या की विदाई करने के लिए जाएंगे। दादाजी की बात सुन सभी के चेहरे खिल जाते हैं। उन्हें तो विश्वास नहीं होता कि 3 दिन बाद उनकी बहू उनके घर में होगी। आकृति जी और अनीशा जी खुश होते हुए कहती हैं, आप सच कह रहे हैं पापा, आकर्ष ने ऐसा कहा? बिल्कुल तैयारी कर लो, तुम्हारी बहू जल्दी आने वाली है। दादी माँ शक की निगाहों से दादाजी की तरफ देखती है और कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं?
अब इस बात के लिए तो मैं झूठ नहीं कहूंगा और तुम सबसे पहले तैयारी करो, बहू की विदाई करवाने जाना है, उसके लिए सारे गहने कपड़े ले लो, 2 दिन का टाइम है शॉपिंग का। तीसरे दिन हमारी बहू राय विला में होगी, तीनों लेडीज से है। दादाजी की बात सुन खुश हो जाती हैं और आपस में शॉपिंग से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। दादाजी तीनों को इतने खुश देख मुस्कुराते हैं और स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। कपूर विला। इधर कपूर विला में कुछ अलग ही माहौल था। दादी माँ दादाजी को घूर कर देख रही थी और वह उनसे पूछती हैं, आखिर कब तक के लिए ऐश गई है? आपने तो मुझे केवल शाम का कहा था और आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन मेरी पोती यहाँ नहीं आए। आप सच सच बताए, आपने क्या छुपाया है मुझसे? दादाजी हल्का सकपकाते हुए कहते हैं, अरे भाई, आपसे कुछ नहीं छुपाया है। वह क्या है कि आकर्ष ने मुझसे कहा था कि वो कुछ दिन ऐश के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो मैंने 2 दिन के लिए परमिशन दे दी थी, पर मैं जल्दबाजी में आपसे कह नहीं पाया और उसने सरप्राइज देने का प्लान किया था, इसलिए उसने केवल डेट के बारे में ऐश को बताने का कहा था। तो ये सब चीज़ आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं अपनी पोती के साथ सामान पैक करके भेज देती, अब वहाँ उसके पास कुछ नहीं है। सुबह से मैंने उसको इतनी बार कॉल की है, उसने एक भी बार मेरा कॉल नहीं रिसीव किया और अब मुझे समझ में आ रहा है उसने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया। अरे भाग्यवान, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? जब आकर्ष ने उन दोनों की 2 दिन की ट्रिप अरेंज की है तो उसने सारी चीज सोच समझ कर की होगी ना, और तुम्हें क्या जरूरत थी ऐश को कॉल करने की जब मैंने मना किया? फालतू में तुम अपने पोती और दामाद के क्वालिटी टाइम में अपनी नाक घुसा रही हो। दादाजी की बात पर दादी माँ घूरते हुए उन्हें देखती हैं और कहती, और कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे पूरी बात जाननी है, अभी बताओ। इतने में ही दादाजी का कॉल रिंग होता है। दादाजी देखते हैं कि आर्यदीप जी का कॉल आ रहा था। दादी माँ कॉल को जल्दी से उठा लाउडस्पीकर पर डाल देती है। दादाजी दादी माँ की हरकत को देखकर नागवरी में सिर हिला देते हैं और कहते, हाँ आर्यदीप बोलो। और आदित्य अपनी पोती को विदा करने की तैयारी शुरू की कि नहीं, जल्दी ही मेरा पोता तुम्हारी पोती को विदा करके ले जाएगा। दादी माँ जैसे ही आर्यदीप जी की बात सुनती हैं, दादाजी को घूर कर देखने लगती हैं। दादाजी दादी माँ के रिएक्शन पर खिसियानी हंसी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मुझे ये चीज़ बार बार क्यों याद दिला रहा है? अरे भाई, याद इसलिए दिला रहा हूं कि तुम लोग टाइम से सारी तैयारी कर लो, बाद में यह ना कहा जाए मुझे कि मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने आज ही अनुभा जी और बड़ी बहू छोटी बहू को ये सब चीजें बता दी हैं। तुम भी सुमन जी को बता दो टाइम रहते, जिससे वह भी तैयारी कर ले, वरना तुम तो सुमन जी का गुस्सा जानते ही हो। दादाजी मन में सोचते हैं, यह मेरी भलाई कर रहा है कि मेरी बुराई कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को कुछ चीज नहीं बताता? सच में ये लड़का मेरी शादीशुदा जीवन में आग लगाने का काम शुरू से ही करते आया है। दादाजी खिसियानी हंसी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ तो कॉल रखेगा तभी तो मैं सुमन जी को कुछ बता पाऊंगा। जैसे ही सामने से कॉल कट होता है, दादी माँ घूर कर दादाजी को देखती हैं और कहती है, आप ये सब चीज मुझे कब बताने वाले थे? जब सभी लोग ऐश की विदाई करने घर आ जाते, दादाजी खिसियानी हंसी हंसते हुए कहते, नहीं नहीं सुमन जी, अब कल ही तो ऐश वहां गई है, मैं तो आज आपको बताने ही वाला था। बस मैं आर्यदीप से कंफर्म करना चाहता था, वरना मैं आपको बता देता और वह लोग कैंसिल कर देते तो फिर आप मुझे ही चिल्लाते। दादी माँ दादी जी की एक्सप्लेन को सुनकर उन्हें एकटक घूरते हुए कहती हैं, कब करवाने वाले हैं वो लोग ऐश की विदाई? 2 दिन बाद ऐश्वर्या आकर्ष वहां से वापस आ जाएंगे, उसके तीसरे दिन उन लोग ऐश की विदाई के लिए आएंगे। आप सारी शॉपिंग की तैयारी कर लो है। ऐश साथ क्या क्या जाने वाला है, आप अनोखी की हेल्प ले लेना। अब ऐश तो यहाँ रहेगी नहीं, थोड़ा बहुत सामान रखकर पैक कर देते हैं, बाकी ऐश जब पग फेरों के लिए आएगी तब चले जाएगा। और दादी माँ दादी जी को घूरते हुए उस जगह से उठकर अपने रूम की ओर चली जाती हैं और अनोखी को कॉल लगाने लगती है। दादाजी तो दादी माँ के गुस्से को देखते हुए अपना थूक निगलते हैं और कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये ना तूफान के आने की पहले की शांति लग रही है। इस आर्यदीप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शाम को करीब 6 बजे ऐश की नींद खुलती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है और आसपास देखती है तो पूरा रूम खाली था। वह जम्हाई लेते हुए बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। उसकी बॉडी में पेन हो रहा था और यह पेन सुबह से और बढ़ चुका था। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, ये सोचकर कि दर्द का कारण वह खुद है।
एकदम से उसे आकर्ष का ख्याल आता है। वह पूरे रूम में नजर फिराती है तो उसे आकर्ष कहीं नहीं दिखता। वह बिस्तर से उठती है, जैसे ही वह जमीन में पैर रखती है गिरने को होती है। वह खुद को संभाल बेड का सहारा ले खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे रूम के बाहर जाती है। जैसे ही वो फार्म हाउस के बाहर का नजारा देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चैप्टर 76 हॉट बॉडी डिनर कॉल। ऐश आकर्ष को ढूंढते हुए जैसे ही रूम से बाहर आती है तो उसे आकर्ष हाल में भी नहीं दिखता। वह आसपास देखती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वह हाल से निकल बाहर की ओर चली जाती है। बाहर का सीन देख ऐश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने आकर्ष गार्डन एरिया में शर्टलेस ऐश की और पीठ करके खड़ा था। वह रात के डिनर की तैयारी कर रहा था। इस समय वह चिकन को ग्रिल कर रहा था। ऐश जैसे ही आकर्ष को हौफने के देखती है, ऐश अपने होठ को बाइट कर लेती है। आकर्ष इतना सेक्सी दिख रहा था। आकर्ष इस समय इतना हॉट लग रहा था। उसकी बॉडी आग के कारण येलो कलर से चमक रही थी। उसके वो ब्रॉड शोल्डर चिकन को ग्रिल करते टाइम उसके हिलते हाथ और उसमें दिखती उसकी मसल्स उसे देखकर ऐसा अपना थूक निगलती है। गर्मी के कारण आकर्ष की बॉडी से पसीना आ रहा था। एक पसीने की बूंद आकाश के गले से होते हुए पीठ से सीधे उसके कमर के नीचे जा रही थी। उसे देख ऐश को खुद भी गर्मी लगने लगती है। वह हसरत भरी निगाहों से लगातार आकर्ष को देख रही थी कि इतने में उसे आकर्ष की आवाज आती है। लगता है तुम्हारा बालकनी वाली एक्सरसाइज से मन नहीं भरा? और फिर हंसते हुए, यदि निहार ना हो गया हो तो यहाँ आ सकती हो। आकर्ष के ऐसे बोलने पर ऐश सकपका जाती है और आकर्ष के सामने आती है। सामने से आकर्ष की बॉडी और हॉट लग रही थी। ऐश से कंट्रोल नहीं हो रहा था। आकर्ष उसे टीजिंग वे में कहता है, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कि तुमने मुझे पहली बार ऐसे देखा हो। क्या मतलब मैं ऐसे देख रही हूं? ऐश अपनी नजरों को यहां वहां करते हुए कहती है। आकर्ष उसके ऐसे शर्माने पर हंसते हुए कहता है, वह तो मुझे देख ही रहा है। तुम मुझे किन नजरों से देख रही हो? यहाँ मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर रहा हूँ और तुम मुझे ही खाने की प्लानिंग लिए मुझे पीछे से घूर रही थी। हाँ, ऐश अपने हाथ मोड़ते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो मैंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं था। आप हमेशा एक डिसेंट लुक में रहते हैं कॉलेज में, पर यहाँ आने के बाद मुझे अलग ही प्रोफेसर आए देखने को मिल रहे हैं। आप मुझे कुछ ना कुछ नया झटका देते जा रहे हैं। एक ही बार में क्यों नहीं बता देते कि आप में और कौन कौन से गुण हैं? ये जानने के लिए बीवी पूरी उम्र पड़ी है। आखिर तुम्हें ही तो मुझे झेलना है। अभी सभी बता दूंगा तो जिंदगी थोड़ी बोर नहीं हो जाएगी। इसलिए समय के साथ धीरे धीरे चीज पता चले तो ही मजा है। जिंदगी में मिर्च मसाला लगा रहता है। आकर्ष की बात सुन ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, यदि मैं किसी को कॉलेज में कहूंगी ना कि यह वही खड़ूस प्रोफेसर रॉय हैं जो बिल्कुल एक नज़र देख ले तो सभी की सिटी पट्टी गोल हो जाती है, वह यहाँ पर कैसे मुझे परेशान करते हैं। ओ रियली बीवी, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? पर बालकनी वाले कांड में तो तुम्हारी राजामंदी थी। मैं तो तुम्हें मना कर रहा था, तुम ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? बार बार बालकनी वाले मोमेंट्स के बारे में बोलकर आकर्ष ऐश को टीज कर रहा था और उस बारे में बार बार सुनकर ऐश चिढ़ते हुए आकर्ष की तरफ देखती है तो आकर्ष उसे ज्यादा ना परेशान करते हुए कहता है, तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रहा हूँ। अलमारी में तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें चेंज कर लेना। ऐश आकर्ष को मना करते हुए कहती, नहीं नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना, मुझे भी सीखने मिल जाएगा कैसे बनाना है। आकर्ष ऐश को खुद के पास आता देख उसे अपनी आंखों से घूरता और कहता, एक कदम भी बढ़ाया ना तुमने तो सोच लेना जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। चुपचाप फ्रेश होने जाओ, यहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। वह आकर्ष की ऐसी घूरती नजरों को और उसकी बातों को सुन मुंह बनाते हुए रूम की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ दादी माँ ने अनोखी को कॉल करके सारी बात बता दी थी। अनोखी तो बहुत एक्साइटेड थी ये जानकर कि अब ऐश अपने ससुराल जाएगी, पर उसे दुख भी था कि वह अपनी फ्रेंड से दूर हो जाएगी। दादी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वह लोग बहुत अच्छे हैं, तुम ऐश से वैसे भी रोज ही मिलोगी, दोनों का कॉलेज भी सेम है ना। दादी माँ के समझाने पर अनोखी का मूड थोड़ा सही हो जाता है। दादी माँ उसे बताती है कि कल वह लोग शॉपिंग पर चले गए ऐश के ससुराल वालों और ऐश की जरूरत का सामान लेना है। ऐश 2 दिन बाद तो आएगी और तीसरे दिन उसकी विदाई है, इसीलिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। दादी माँ की बात सुन अनोखी हाँ बोल कॉल कट कर देती है।
अनोखी बेड में लेटकर दादी माँ की कही बातों के बारे में सोचने लगती है। उसे बुरा लग रहा था कि अब उसकी फ्रेंड की लाइफ में और भी लोग शामिल हो जाएंगे। इसके लिए उसे उनको भी टाइम देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह उनके कारण मुझे भूल जाए, या पता नहीं उसका पति कैसा होगा, क्या वह हमें मिलने देगा कि नहीं। अनोखी यही सब सोच रही थी कि इतने में ही उसका फोन वापस से बजता है। अनोखी को लगा था कि वापस से दादी माँ उसे कॉल कर रही होगी, पर जैसे ही वह मोबाइल उठाकर देखती है तो सामने से क्रिश का कॉल आ रहा था। क्रिश के कॉल को देख अनोखी मुंह बनाती हुई कहती है, ये चमगादड़ क्यों फोन कर रहा है, चला क्यों नहीं जाता अपनी उस डॉक्टर मोना के पास। ये सब कहते हुए अनोखी बहुत चिढ़ रही थी। उसे वो पल याद आ रहे थे जब मोना क्रिश की गोद में बैठी हुई थी और क्रिश उसे कुछ नहीं कह रहा था। ये सब सोचते हुए ही फोन एक बार बजकर बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद वापस से कॉल बजता है। अनोखी फ्रस्ट्रेशन में कॉल उठाती और कहती, क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार कॉल करके। जब इंसान एक बार कॉल नहीं उठा रहा है तो समझ में नहीं आता कि वह बिजी होगा। अनोखी की ऐसी फ्रस्ट्रेटेड आवाज सुनकर क्रिश मुस्कुराने लगता है और कहता है, बस बस रानी लक्ष्मीबाई, थोड़ा सांस ले लो, कितना बोलती हो। क्रिश के ऐसे हंसने पर अनोखी और चिढ़ जाती है और कहती है, अब बोलोगे कॉल किस लिए किया था। अरे मैं कॉल इसलिए किया था कि कल तुम कितने बजे आओगी तो उतने टाइम में तुम्हारा अपॉइंटमेंट फ्री रखूंगा। अनोखी गुस्से से कहती है, कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम फ्री रखने की, मैं नहीं आने वाली, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मॉम पूछे तो उनको बोल देना हाँ अनोखी आई थी। ओह हेलो, मैंने नहीं कहा था आंटी को, आंटी ने खुद मुझसे कहा था और मैं आंटी को झूठ नहीं बोलूंगा। चुपचाप कल 12 बजे आ जाना, उस टाइम में फ्री रहूंगा तो मैं तुम्हारा सेशन अटेंड कर लूंगा, ठीक है ना। और यह जो गुस्सा है ना, इससे कम करो। और सच में ये गुस्सा है कि यह जलन है क्या, तुम मिस मोना से जल रही हो। क्रिस के मिस मोना का वापस से जिक्र करने पर अनोखी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह चिढ़ते हुए कहती है, मैं क्यों जलने लगी उसे, और हमारे कन्वर्सेशन के बीच में मिस मोना कहाँ से आ गई। नहीं, वह क्या है ना कि जब से तुम मिस मोना से मिली हो तब से तुम उखड़ी उखड़ी सी हो। सच में तुम्हारे ये पल पल बदलते बिहेवियर की वजह मिस मोना तो नहीं है ना। वापस से मिस मोना, ये चमगादड़ को तो मैं जी नहीं, कोई ना मोना है और ना टोना है, समझ में आया। और हाँ, मैं कल 12 बजे पहुंच जाऊंगी, इसलिए फोन रखो और दोबारा मुझे कॉल नहीं करना। इसके साथ ही अनोखी गुस्से में कॉल कट कर देती है। इस चमगादड़ को बहुत अच्छे से आता है मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है, ये बार बार उसे मोना का जिक्र जानबूझकर कर रहा है। अनोखी खुद में ही बुदबुदाती है कि इतने में नीचे से उसे मिसेस लूथरा की आवाज आती है। मिसेस लूथरा की आवाज सुनकर अनोखी अपने रूम से निकल नीचे की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ ऐश कमरे में आती है और कवर्ड खोल उसमें अपने लिए कपड़े देखने लगती है। तो उसमें बहुत सारी ड्रेस रखी हुई थी। ऐश को पता ही नहीं था कि उसके लिए यहाँ पर ड्रेस है। क्या हम लोग यहाँ बहुत दिनों के लिए आए हैं। फिर उसके दिमाग में एकदम से आता है कि वह तो कल की आई है, डेट तो कल की थी, उसने तो दादाजी को बताया भी नहीं। और फिर वह अपना यहाँ वहाँ फोन ढूंढने लगती है तो उसे अपना मोबाइल कहीं नहीं दिखता। अपने ख्यालों को झटक वह वहीं से एक रेड कलर की ड्रेस निकालती है जो कि एक मिनी फ्रॉक ड्रेस थी। उसे बेड पर रख बाथरूम में चली जाती है। हॉट वाटर का शॉवर लेने के बाद ऐश को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वह बाथरोब पहन में रूम में आती है और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा अपनी ड्रेस चेंज करती है। वहां पर ऐश की जरूरत का सारा सामान रखा था। ऐश की नजर यकायकी वहां पर रखे सिंदूर पर चली जाती है। उसे देख ऐश को आकर्ष का ख्याल आता है और वह सिंदूर की डिब्बी को उठा उसमें से सिंदूर निकाल अपनी मांग में भर लेती है। और उसके बाद ऐश खुद को एक बार आईने में देखती है तो सिंदूर लगाने के बाद वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह नीचे की तरफ चली जाती है। वह आकर्ष का रिएक्शन देखना चाहती थी कि उसे इस लुक में देख आकर्ष क्या कहेगा। ऐश जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है कि इतने में ही उसका पैर स्लिप हो जाता है। वह तो गनीमत थी कि वहां पर रेलिंग लगी हुई थी। ऐश ने जल्दी से रेलिंग को पकड़ लिया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। खुद को नॉर्मल कर ऐश धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है और बाहर की ओर चली जाती है। ऐश जैसे ही गार्डन एरिया में आती है अब वहां का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था। सामने सेंटर पर एक टेबल सजी हुई थी, आसपास खाना लगा हुआ था। टेबल पर 2 रेड वाइन बॉटल रखी हुई थी। वह चारों तरफ आकर्ष को देखती तो आकर्ष उसे कहीं नहीं दिखता।
वह गार्डन में यहाँ वहाँ आकर्ष को आवाज लगाते हुए आकर्ष को ढूंढने लगती है कि अचानक से कोई उससे पीछे से गले लगा लेता है। किसी के ऐसे पीछे गले लगने से ऐश चौंक जाती है। चैप्टर 77 वाइन और किस। ऐश पूरे गार्डन में यहाँ वहाँ आकर्ष को ढूंढने लगती है। उसे अब डर लगने लगा था। वो चिल्लाते हुए आकर्ष को पुकार रही थी कि इतने में ही कोई पीछे से उसकी कमर में हाथ रखता है और खुद से चिपका लेता है। ऐश एकदम से चौंक जाती है। आकर्ष ऐश को ऐसे डरते देख उसके कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं हूं बीवी। आकर्ष की आवाज सुन ऐश रिलैक्स हो अपने सर को आकर्ष के सीने में रख लेती है। दोनों वैसे ही खड़े एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। प्रोफेसर, ऐश कहती है, हम क्या हुआ? आकर्ष अपनी आंखों को खोलते हुए कहता, हम यहाँ पर और कितने दिन रुकने वाले हैं? आकर्ष ऐश की तरफ अपना सर झुकाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ यहाँ अकेले रहकर? ऐश अपना सिर ऊपर कर आकर्ष की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, वह बात ऐसी है कि मैंने दादाजी को बताया नहीं है कि हम यहाँ 1-2 दिन रुकने वाले हैं। वह लोग परेशान हो रहे होंगे और मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। आकर्ष ऐश के माथे को चूमता है और वापस अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, दादाजी को मैंने पहले ही बता दिया है। हम कल शाम को यहाँ से निकल जाएंगे और तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में तुम भूल गई थी और गाड़ी वापस चली गई है। ड्राइवर ने मोबाइल दादाजी को दे दिया है। अच्छा, कि इतने में ही ऐश के पेट से आवाज आती है गुड़गुड़ाने की। अपने पेट से आवाज आते सुन ऐश का सिर शर्म से झुक जाता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आकर्ष ऐश के कान में कहता है, लगता है तुम्हारे पेट को भूख लगी है। ये सब आकर्ष ऐश के पेट को सहलाते हुए कह रहा था। ऐश का चेहरा लाल होता जा रहा था। वह अपने पेट से आकर्ष का हाथ हटाते हुए कहती है, वह मैंने दोपहर को खाना खाया था ना, फिर मैं सो गई, इसलिए मुझे भूख लगी है। हाँ, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, चलो खाना खाते हैं। आकर्ष ऐश का हाथ पकड़ टेबल के पास ले आता है। सामने इतना लजीज खाना देख ऐश एक्साइटेड होकर जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में खाना परोसने लगती है और सबसे पहले एक बाइट लेती है। उससे खाना बहुत टेस्टी लगता है। ऐश खाने में बिजी हो जाती है कि एकदम से उसे ध्यान आता है कि जिसने खाना बनाया है उसने उसको पूछा ही नहीं। वह आकर्ष की तरफ देखती है जो कि वाइन के सिप लेते हुए लगातार ऐश की तरफ ही देख रहा था। सॉरी, वह मुझे भूख लगी थी ना, आप भी खाओ ना खाना। आकर्ष ऐश को मना करते हुए कहता है, नहीं, अभी मैं वाइन पी रहा हूं, मैं बाद में खाऊंगा, तुम खा लो। ऐश वाइन की ओर देखती है। ऐश को अपनी वाइन की ओर देखते देख आकर्ष उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें भी पीनी है? ऐश झिझकते हुए हाँ में गर्दन हिला देती और कहती है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कैसी लगती है, इसका टेस्ट कैसा है? इधर आओ। आकर्ष उसे अपने पास बुलाता है। आकर्ष की बात सुन ऐश जल्दी से अपनी चेयर से उठकर उसके पास चली जाती है। आकर्ष उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश ना समझी में उसे देखने लगती है। आकर्ष वाइन का एक शिप लेकर ऐश की ओर देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे के नजदीक जा उसे किस करने लगता है। आकर्ष जैसे जैसे ऐश को किस कर रहा था, आकर्ष के मुंह से वाइन धीरे धीरे ऐश के मुंह में जा रही थी। ऐश आकर्ष के किस में खोई हुई धीरे धीरे वाइन को पीने लगती है। जब आकर्ष के मुंह से सारी वाइन ऐश के मुंह में चली जाती है तो आकर्ष ऐश के होठों को शक करने लगता है और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। ऐश भी आकर्ष के बालों में हाथ चलाने लगती है और उसकी किस में इन्वॉल्व हो जाती है। करीब 10 मिनट किस करने के बाद आकर्ष उसे छोड़ता है। ऐश जोर जोर से सांस ले रही थी। उसको ऐसे सांस लेते देख आकर्ष उसके सर को अपने सीने में रख लेता है और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगता है। ऐश जब थोड़ा शांत हो जाती है तो आकर्ष उसके कान में कहता है, कैसा लगा वाइन का टेस्ट? मजा आया? मुझे पता नहीं था वाइन इतनी टेस्टी रहती है, मैं एक बार और ट्राई करना चाहूंगी। ऐश की बात सुन आकर्ष उसके तरफ ग्लास बढ़ाता है तो ऐश कहती है, ऐसे नहीं, जैसे अभी मैंने ट्राई किया मैं वैसे ही दोबारा पीऊंगी। ऐश की ऐसी डिमांड को सुनकर आकर्ष अपने भौहें ऊंची करते हुए कहता है, बीवी, लगता है हमारे केस में न तुम हमेशा होरनी रहोगी। मैं थोड़ा सा रोमांस करता हूं, तुम उससे डबल की डिमांड कर लेती हो।
आकर्ष की ऐसी बात सुन ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह अपना सर नीचे कर लेती है। ऐश को ऐसे शर्माते देख आकर्ष वापस से वाइन का एक सिप लेता है और ऐश की चिन को पकड़ अपने लिप्स को वापस से उसके लिप्स से जोड़ देता है और धीरे धीरे उससे किस करने लगता है। ना जाने कितने ही बार दोनों ने ऐसे वाइन को एंजॉय करते हुए किस किया था। ऐसे ही दोनों थोड़े रोमांस थोड़े खाने के साथ अपना डिनर फिनिश करते हैं। डिनर के बाद आकर्ष ऐश को गोद में उठा बेडरूम की ओर ले जाने लगता है। ऐश ने काफी हद तक वाइन पी ली थी और वह भी आकर्ष के होठों से। आकर्ष तो शौक ही रह गया था कि उसकी बीवी उससे डबल है। जब बात रोमांस की आती है तो वह पीछे नहीं हटती है। ऐश को थोड़ा थोड़ा चढ़ गई थी, इसलिए आकर्ष उसे गोद में उठा बेड पर लिटा देता है। ऐश अभी भी वाइन पीना चाहती थी। वह आकर्ष के लिप्स पर बार बार बेबी किस करते हुए कह रही थी, मुझे पीना है, वैसे ही पीना है जैसे अभी पिला रहे थे, प्लीज ना प्रोफेसर, मुझे पीनी है। आकर्ष को अब लग रहा था क्यों उसने ऐश को वाइन पिलाई। आकर्ष ऐश के मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, बिल्कुल शांत, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब सीधे सोना है। इसके साथ ही आकर्ष बेड पर धीरे धीरे ऐश के सर को सहलाने लगता है। आकर्ष की करीबी और अपने सर को आकर्ष के सीने में रख ऐश धीरे धीरे सो जाती है। ऐश के सोने के बाद आकर्ष गहरी सांस भरता है और धीरे धीरे ऐश का सिर तकिए में रख बेड से उठ जाता है। आकर्ष बाथरूम में जा सबसे पहले ठंडे पानी का शावर लेता है। ऐश के ऐसे बार बार किस करने से उसकी बॉडी हिट होने लगी थी। उसे वापस से ऐश को महसूस करना था, पर आज उन लोगों ने बहुत ज्यादा कर लिया था, इसलिए वह ऐश को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह ठंडा पानी का शावर लेता है और खुद को शांत करता है। करीब 1 घंटे तक शावर लेने के बाद आकर्ष बाथरूम से बाहर आ अपने बॉक्सेस पहन सीधे ऐश के बाजू में लेट जाता है और उसे खुद से चिपका उसके होठों पर एक बेबी किस कर उसके सर को अपने सीने में रख सो जाता है। सुबह का समय, ऐश और आकर्ष एक दूसरे को बाहों में भरे सो रहे थे कि इतने में आकर्ष का मोबाइल बजता है। वह अपनी आंखों को खोल अपने सीने से लगी अपनी प्यारी बीवी को देखता है, जो कि बिल्कुल एक खरगोश के जैसे उससे चिपकी हुई थी। आकर्ष उसके माथे पर किस कर धीरे से उसका सर तकिया में रखता है और अपना मोबाइल उठा बालकनी की ओर चला जाता है। आकर्ष देखता है कि उसमें दादाजी का कॉल आ रहा था। दादाजी, आपको बिल्कुल भी सब्र नहीं है ना, इतनी सुबह सुबह कॉल किस लिए किया आपने? क्यों, मेरा पोता मुझे परपोता देने की तैयारी कर रहा था क्या? ओहो दादाजी, यह बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कीजिए, आप इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किए हैं? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज शाम को तुम ऐश को लेकर आ जाना, क्योंकि कल हमने ऐश की विदाई का कार्यक्रम रखा है और इसकी खबर कपूर विला में भी दे दी है। दादाजी, आपके पेट में कोई बात नहीं बचती ना, मैंने कहा था कि मैं जब वापस आ जाऊंगा तब हम इस बारे में डिसाइड करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अब कोई बात नहीं छोड़ सकता, चुपचाप मेरी बहू को जल्द से जल्द मेरे घर लेकर आओ। जी दादाजी। इसके साथ ही आकर्ष कॉल कट कर देता है और एक गहरी सांस ले बेड की ओर देखता है जहां उसकी बीवी हाथी घोड़े सब कुछ बेचकर सो रही थी। वह गहरी सांस ले बाथरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर में फ्रेश होकर वह नीचे नाश्ता बनाने चला जाता है। दूसरी तरफ इधर कॉलेज में कल ऐश के ना आने पर मानस का हाल बुरा था। उसने ऐश से माफी तो मांग ली थी, पर ऐश के फिर से गायब हो जाने पर वह टेंशन में आ गया था। वह आज फिर ऐश को देखने उसकी क्लास की तरफ जा ही रहा था कि सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। वो लड़की गुस्से में कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है, देखकर नहीं चल सकते, देखो मेरी सारी बुक्स गिरा दी। मानव, जिसका ध्यान है अब उस लड़की पर गया था, वह उसे सॉरी बोल उसकी सारी बुक्स को उठा उस लड़की के हाथ में दे देता है। वह लड़की एक नज़र मानस को देखती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। दूर खड़ा मानस का दोस्त उन दोनों को देख रहा था। वह मानस के करीब आ कहता है, क्या यार तुमने देखा वह लड़की कितनी ब्यूटीफुल और हॉट है? उस लड़के की बात सुन मानस पलटकर उस तरफ देखता है जिस तरफ वह लड़की गई थी, तो उसकी पीठ दिख रही थी। मानस उस लड़के की तरफ देख कहता है, होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। What do you mean होगी? तुम उससे टकराए थे, कितनी ब्यूटीफुल है वह और हॉट एंड सेक्सी भी। ओह शट अप यार। इसके साथ ही मानस वहां से चला जाता है। मानस का दोस्त उस लड़की की तरफ देखता है और अपने लिप्स को बाइट कर चला जाता है। वह लड़की सीधे प्रिंसिपल रूम में जाती है। प्रिंसिपल उस लड़की को देख मुस्कुराते हैं, कहते हैं, आओ बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तुम आज से ही ज्वाइन कर लोगी।
हाँ अंकल, बस में ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखाता हूँ। चैप्टर 78 न्यू प्रोफेसर प्लानिंग होटल किस। प्रिंसिपल रूम। अरे बेटा, आज से ही तुमने ज्वाइन कर लिया क्या? जी अंकल, फ्री थी तो मुझे जल्दी ज्वाइन करना ही सही लगा। वह सब ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारा अंकल नहीं सर हूँ, इसलिए तुम सबके सामने मुझे सर कहोगी। वह लड़की हंसते हुए, हाँ हाँ अंकल, ओह सॉरी सर, मैं आपको सर ही कहूंगी। गुड गर्ल। चलो मैं तुम्हारी क्लासेस भी बता देता हूँ और सभी से मिलवा भी देता हूँ। जी सर। हेलो स्टूडेंट, इनसे मिलिए, यह है आपकी न्यू प्रोफेसर जो कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगी। इनका नाम है आस्था गुप्ता। जी हाँ, यह नई लड़की कोई और नहीं, हमारी आस्था मैडम है, जो कि हमारे प्यारे लव बर्ड्स ऐश और आकर्ष की जिंदगी में तहलका मचाने के लिए आई हुई है। अब आगे जाकर पता चलेगा कि इनकी मौजूदगी में हमारे दोनों लव बर्ड्स की जिंदगी में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल सर के आने पर खड़े हो जाते हैं और उनके बाजू से खड़ी लड़की को देखने लगते हैं। सारे लड़के हमारी आस्था मैडम को घूर रहे थे। आस्था ने बहुत ही सुंदर सूट पहना हुआ था और बालों की एक पोनी की हुई थी। सिंपल लुक में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रिंसिपल सर के कहने पर कि यह उनकी नई प्रोफेसर हैं, सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल सर की ओर देखने लगे। प्रिंसिपल सर आस्था की ओर मुड़कर कहते हैं, ठीक है मिस गुप्ता, अब आप अपनी क्लास संभालिए, मैं जाता हूं। प्रिंसिपल सर की बात पर आस्था अपना सिर हिला देती है। आस्था सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी प्रोफेसर हूं। इतनी सुंदर प्रोफेसर को देखकर क्लास के सारे लड़कों के चेहरे खिल गए थे। सभी आस्था की ओर ही देख रहे थे और वही लड़कियां आस्था की खूबसूरती से जाली बुझी जा रही थी। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में ये लड़की प्रोफेसर कैसे बन सकती है, वो भी इतनी खूबसूरत। सभी लड़कों की तो जैसे चांदी हो गई थी। वह बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ आस्था की ओर देख रहे थे। आस्था अपना इंट्रोडक्शन के बाद क्लास में पढ़ाने लगती है। करीब 1 घंटा पढ़ाने के बाद वह क्लास से बाहर स्टाफ रूम की ओर चली जाती है। स्टाफ रूम में जाते समय उससे आकर्ष का केबिन दिखता है, जिसमें नेम प्लेट लगी हुई थी। उसमें आकर्ष का नाम लिखा हुआ था। उस नेम प्लेट को देख आस्था उस पर अपने हाथ फेरने लगती है। वह प्यार भरी नजरों से लगातार उस नेम प्लेट को देख और छू रही थी, जैसे कि वह आकर्ष के चेहरे को देखते हुए उससे टच कर रही हो। आस्था एक बार आकर्ष के केबिन में देखती है, जो कि खाली था। फिर उसके बाद वह स्टाफ रूम की ओर चली जाती है। स्टाफ रूम में आकर वह अपनी सीट पर बैठ जाती है। इस समय उस स्टाफ रूम में टीचर्स नहीं थे, सभी अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे। आस्था अपने दोनों हाथों को अपनी चिन पर रखे वह पल सोचने लगती जब उसने इस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने की प्लानिंग लीजा के साथ की थी। फ्लैशबैक। आकर्ष और ऐश के शिमला से चले जाने के बाद दूसरे दिन आस्था ने लीजा को कॉल करके बताया कि ऐश और आकर्ष दोनों ही शिमला से जा चुके हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, यह वही दिन था जिस दिन लीजा और अमन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे जब आस्था का कॉल आया था। अपनी इंटीमेसी को पूरा कर एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर लीजा और अमन रेडी हो नीचे की ओर चले जाते हैं। अमन को उसके डैड का कॉल आ गया था, इसलिए वह बिजनेस के सिलसिले में वहां से निकल जाता है। लीजा सीधे आस्था के पास आती है। आस्था परेशान सी वही टेबल पर बैठी हुई थी। लीजा उसके पास आ कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो आस्था? कैसे ना परेशान हूँ लीजा, इतने दिनों बाद तो आकर्ष से मेरी मुलाकात हुई, उस पर भी वह उस लड़की के पीछे पीछे इधर से चला गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये लड़की मेरी लव राइवल है। इसके रहते हुए आकर्ष मेरा कभी नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा उस लड़की को आकर्ष से दूर रखने के लिए। लीजा मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुम्हें दूर करना पड़ेगा मेरे आकर्ष से। लीजा अपने चेहरे को सही कर आस्था के हाथ पर अपना हाथ रखती और कहती है, सुनो मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम आकर्ष के कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लो, वह भी वही पढ़ाता है। तुम दोनों को टाइम मिल जाएगा एक दूसरे से समझने के लिए और तुम ऐश पर नजर भी रख सकोगी कि उसे कैसे आकर्ष से दूर रखना है। लीजा की बात सुन आस्था का मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाता है और वह लीजा को गले लगाते हुए कहती है,
लिजा तुम ना होती तो मेरा क्या होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आकर्ष के कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लेती हूँ, जिससे मेरी नज़र आकर्ष और ऐश दोनों पर रहेगी और मैं उन दोनों को पास नहीं आने दूंगी। तुम यहीं बैठो, मैं डैड से बात करके आती हूँ। इसके साथ ही आस्था खुशी खुशी वहां से चली जाती है। पीछे लीजा मिस्टीरियस हंसी हंसते हुए कहती है, तुम उस यश के पीछे ही पड़ी रहना और उन दोनों को अलग करने की प्लानिंग करना और मैं तुम दोनों को एक दूसरे में बिजी रख आकर्ष को अपना बना लूंगी। और लीजा उसके साथ ही गंदी हंसी हंसने लगती है। चावला इंडस्ट्रीज सीईओ केबिन सेओ रूम में 3 लोग बैठे हुए थे। सामने वाली बॉस चेयर पर सामने एक मिडिल एज आदमी बैठा हुआ था जो कि चावला इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर चावला थे। ठीक उनके सामने सिंगल सीटर सोफे पर एक यंग लड़का बैठा हुआ था और उसकी गोद में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी, जिसने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे। उसने एक वन पीस ड्रेस पहना हुआ था जो कि उसकी थाई तक था और उसके अपर एरिया काफी हद तक रिवीलिंग था। वह लड़की लगातार उस यंग लड़के के सीने पर हाथ चलाए जा रही थी। सामने बैठे मिस्टर चावला उस लड़की को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। वह यंग लड़का उसे लड़की के ऐसे बार बार टच करने पर उसके थाई को सहलाते हुए कहता है, कम ऑन बेबी, अभी तो मैंने तुम्हें खुश किया था, लगता है तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा। वह लड़की उस लड़के की बात सुन तिरछी मुस्कान लिए सामने बैठे बूढ़े को देखते हुए उस लड़के के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेती और उससे किस करने लगती है। उस लड़की के ऐसे किस करने पर उस लड़के के हाथ ऑटोमेटिक उसे लड़की की थाई से होते हुए उसके उभार पर आ जाते हैं। वह उन्हें प्रेस करते हुए उसे किस करने लगता है। उस लड़के के प्रेस करने पर लड़की के जो आधे दिख उभार थे अब वह और भी विजिबल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की किस में खोए हुए थे। वह यंग लड़का लगातार उस लड़की के उभार को प्रेस कर रहा था। सामने बैठे मिस्टर चावला अपने होंठों को काट रहे थे उन दोनों को ऐसे देखकर। वह हल्का खांसते हुए कहते हैं, लगता है तुम दोनों के लिए रूम काफी कम पड़ जाता है जो तुम लोग मेरे केबिन में शो ऑफ कर रहे हो। वह यंग मैन उस लड़की से दूर होते हुए कहता है, ओह कम ऑन डैड, आप तो ऐसे मत बोलिए जैसे कि आपने कुछ किया ना हो। अभी हमारे खून में गर्मी है, नया नया खून है तो जाहिर सी बात है उबाल मार रहा है। अपने बेटे की बात सुन मिस्टर चावला हंसते हुए कहते हैं, बेटा ऐसा मत कहो, जवानी तो अभी हमें भी, यदि मौका मिले तो हम अपनी जवानी साबित भी कर सकते हैं। उस बूढ़े इंसान की नज़र लगातार उस लड़की पर बनी हुई थी, अपने पिता की नज़र अपनी गर्लफ्रेंड पर देख। वह लड़का तिरछी मुस्कान लिए कहता है, बेबी तुम्हें जो भी बात डैड से करनी थी उन्हें अपने स्तर पर सॉल्व कर लेना और मेरे डैड बिना किसी मतलब के किसी की मदद नहीं करते, इसलिए उनकी खिदमत में कोई कमी ना हो। फिर अपना मोबाइल निकाल अपनी डैड की सेक्रेटरी को कॉल करता है, जूली कम टू माय केबिन। अपने बेटे की बात सुन मिस्टर चावला हंसते हुए कहते हैं, जूली को ज्यादा प्रीसन मत करना, कल मीटिंग है रॉय इंडस्ट्रीज में, मैं नहीं चाहता उसकी चाल बिगड़ जाए। अपने डैड की बात सुन वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर उस लड़की को एक लंबी किस कर उसके होठों को काटते हुए जोर से उसके बूब्स को दबा वह लड़का रूम से खड़ा हो अपने डैड को आई विंक कर चला जाता है। सामने बैठी लड़की मिस्टर चावला को उंगली के इशारे से अपने पास आने के लिए कहती है तो वह मिस्टर चावला अपनी टाई को ढीला कर अपने पैरों को फैला अपने दोनों हाथों को सर के पीछे करते हुए फेल के उस चेयर पर बैठ जाते हैं। मिस्टर चावला का एटीट्यूड को देख लड़की मुस्कुराते हुए सोफे से उठ मिस्टर चावला की के पास चली जाती है। मिस्टर चावला के सामने खड़ी हो वो उनके ऊपर झुकते हुए उनके चेहरे को सहलाने लगती है। उसके ऐसे झुकने से उसके उभार और दिखने लगते हैं। मिस्टर चावला का मन उन बड़े बड़े उभारों का छूने का कर रहा था। वो उनकी तरफ लगातार देखते हुए कहते हैं, बोलो क्या चाहिए है तुम्हें। कुछ नहीं, बस मुझे एक जॉब चाहिए है। मिस्टर चावला हंसते हुए कहते हैं, बस इतनी छोटी सी बात, वह तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में भी दे सकता हूं। वह लड़की मिस्टर चावला की टाई को अपने तरफ खींचती है जिससे मिस्टर चावला का सिर उसके उभारों के नजदीक आ जाता है। उनमें और मिस्टर चावला में बस कुछ ही दूरी थी। मुझे राय कंपनी में जॉब चाहिए है, आकर्ष राय के नजदीक। मिस्टर चावला लड़की की बात सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे देख कहते हैं, क्या मेरा बेटा तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है जो तुम उस आकर्ष राय के पास जाना चाहती हो? और यदि मेरा बेटा तुम्हारी जरूरत है पूरी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी जरूरत को पूरी कर दूंगा।
चैप्टर 79 इंटीमेसी छेड़छाड़। मिस्टर चावला के ये कहने पर वह लड़की जो कि लीजा थी वह हंसते हुए कहती है, आप नहीं समझ रहे हैं मिस्टर चावला, मैं आकर्ष को दीवानों की तरह चाहती हूँ। मैं कुछ भी कर उसे अपना बनाकर रहूंगी और उसके लिए मुझे उसके करीब रहना पड़ेगा, इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। लिजा की बात सुन मिस्टर चावला उसकी कमर में हाथ रख उसे अपने तरफ खींचते हैं। लिजा को ऐसे खींचने पर मिस्टर चावला का मुंह सीधे उसके उभार में जाता है। वह हल्का उसे किस करते हुए लिजा की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। मिस्टर चावला लिजा से कहते हैं, यदि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लिजा सोचते हुए कहती है, मिस्टर चावला को ऐसा क्या चाहिए जिससे वह मेरी हेल्प कर सके? मिस्टर चावला उसके उभार पर किस करते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उसके उभार में ले जाते हैं और उन्हें मसलते हुए कहते हैं, तुम्हारी जो जवानी है, जिसका रसपान तुमने मेरे बेटे को कराया है, मैं भी उसके छींटे अपने ऊपर चाहता हूँ। लिजा हंसते हुए मिस्टर चावला के ऊपर बैठ जाती है और उनके लिप्स पर किस करने लगती है। मिस्टर चावला भी लिजा को किस कर रहे थे। अपनी किस ब्रेक कर कहती है, मैंने कब मना किया? मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। और अभी आप ही कह रहे थे कि अभी भी आप में मर्दानगी कुछ कम नहीं हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप अपनी मर्दानगी साबित करें। लीजा की बात सुन मिस्टर चावला उत्तेजित हो जाते हैं और वह एकदम से लिजा को उठा अपनी चेयर से उठ जाते हैं और लिजा को सीधे अपनी वर्क टेबल पर बैठा देते हैं। लिजा मिस्टर चावला के इस सडन एक्शन से हैरान रह जाती है। उसे लगा नहीं था कि इतनी उम्र में भी वह उसे ऐसे उठा लेंगे। मिस्टर चावला लिजा के बिल्कुल सामने खड़े होते हुए उससे कहते हैं, स्ट्रिप लाइक आ स्लट। लिजा मुस्कुराते हुए कहती है, ओ मिस्टर चावला को कुछ ऐसे भी शौक है? मिस्टर चावला लिजा की बात सुन उसका गला दबाते हुए कहते हैं, अभी तुमने देखा ही कहा है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। लिजा धीरे धीरे अपनी ड्रेस को रिमूव करने लगती है। मिस्टर चावला लिजा को ऊपर से नीचे देख रहे थे। लिजा अपनी बॉडी को शो करते हुए अपने शरीर से एक एक कपड़ा निकाल टेबल के नीचे फेंकती जा रही थी। मिस्टर चावला लिजा को लस्ट से ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। मिस्टर चावला लिजा को अपने निचले हिस्से की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, ओपन। लिजा टेबल के साइड कॉर्नर में मिस्टर चावला के कपड़े रिमूव करने लगती है। लिजा जैसे ही मिस्टर चावला के कपड़ों को हटाती है और उनके मेनहुड को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह मिस्टर चावला की तरफ देखती है जो कि उसे ही एक स्मर्क के साथ देख रहे थे। क्या हुआ? चौंक गई। लिजा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं है, पर अच्छा लगा कि बेटे से ज्यादा आप में दम है, तो आज ये बाप अपना दम दिखा ही देगा। वह लिजा को धक्का देते हुए लिजा सीधे टेबल पर लेट जाती है और उसकी कमर को पकड़ टेबल के किनारे कर अपने मैननहुड को उसके वुमेनहुड में रगड़ने लगते हैं। लिजा उस स्पर्श को महसूस कर बिन पानी की मछली जैसे तड़पना लगती है। मिस्टर चावला बिना किसी वार्निंग के लिजा के अंदर इंटर करते हुए धीरे धीरे थरस्ट करने लगते हैं। लिजा अपनी बॉडी के अंदर इतनी बड़ी चीज को महसूस कर प्लेजर से मौन करने लगती है। ओ मिस्टर चावला, यू आर टू गुड। लिजा की बात सुन एक हाथ से लिजा की कमर को पकड़ दूसरे हाथ से उसके उभार को दबाते हुए अपनी कमर को तेजी से मूव कर रहे थे। लिजा को मिस्टर चावला की ये स्टाइल बहुत पसंद आ रही थी, उसे यही तो चाहिए था। थोड़ी देर इस पोजीशन में करने के बाद मिस्टर चावला लिजा को गोद में उठा सोफे पर पटक देते हैं और उसके ऊपर उसे हार्डली किस करते हुए तेजी से उसके अंदर इंटर करते हैं और अपनी कमर को मूव करने लगते हैं। लिजा प्लेजर से चिल्ला रही थी पर मिस्टर चावला को उसके चिल्लाने की आवाज प्लेजर दे रही थी। वह लगातार अपनी कमर को मूव कर रहे थे। मिस्टर चावला हर एक पोजीशन में लिजा के साथ इंटीमेट हो रहे थे। लिजा मिस्टर चावला के मूव्स को देख और उन्हें खुद में महसूस कर एक्साइटेड हो रही थी और उसे एंजॉय कर रही थी। उनके रूम के बाहर जो कलीग्स काम कर रहे थे उन्हें भी लिजा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर बोलो ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि यह सब उनके लिए आम बात हो। वह जानते थे कि मिस्टर चावल और उनके बेटे रंगीन मिजाज के लोग हैं। उस कंपनी में सुंदर लड़की नहीं बची थी जिन्हें मिस्टर चावल और उनके बेटे ने टच न किया। ये सब बातें उनके लिए आम थी। उस केबिन से कई घंटे तक ऐसी आवाज आती रही। ऐश उठ चुकी थी और फ्रेशन अप होकर नीचे हॉल की ओर चली जाती है। किचन में आकर्ष दोनों के लिए नाश्ता बना रहा था। वह डाइनिंग टेबल के पास बैठे आकर्ष को नाश्ता बनाते हुए देख रही थी। बीच बीच में वह उससे बातें भी कर रही थी।
आकर्ष ऐश को एक आवोकाडो सैंडविच बना ऐश को खाने के लिए दे दिया कि उसकी यह चपड़ चपड़ करती बीवी का मुंह थोड़ी देर के लिए बंद तो हो जाए। ऐश जैसे ही सैंडविच की पहली बाइट लेती है वह आकर्ष की तारीफ करते हुए बोली, वाह प्रोफेसर कितना टेस्टी है। आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अच्छा लगा तो चलो चुपचाप इसे खाओ और अब बातें नहीं। आकर्ष के ऐसा बोलने पर ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है, मैं बहुत बोलती हूँ क्या? वो आप ही थे जो इतनी देर से बातें कर रहे थे। अपनी बीवी को देख आकर्ष न गवरी में सिर हिलाता और कहता है, बिल्कुल मैं ही बातें कर रहा था इतनी देर से। कुछ देर बाद आकर्ष ने सारा नाश्ता बना दिया और वह डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। आकर्ष को नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाते देख ऐश भी उसकी मदद करने लगती। ऐश को काम करता देख आकर्ष उसके गाल पर किस करके कहता है, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रहा हूं। पर आप अकेले कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प करती हूं ना। बिल्कुल नहीं, तुम अपनी जगह में जाकर बैठो। आकर्ष की बात सुन ऐश मुंह बनाते हुए अपनी जगह में बैठ जाती है। कुछ देर बाद आकर्ष ऐश के बाजू वाली सीट में बैठता है और ऐश की प्लेट में खाना परोस उसे खिलाने लगता है। ऐश बच्चों के जैसे मुंह बनाते हुए खाना खा रही थी। आकर्ष उसके गाल खींचते हुए कहता है, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? ऐश अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल एक बच्ची समझते हैं, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। आकर्ष हंसते हुए उसके दोनों गालों को पकड़ खींचता है और कहता है, तुम मेरे लिए बच्ची ही तो हो। वह गुस्सा होते हुए कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं, समझे ना आप, मैं बड़ी हो चुकी हूं और मेरी शादी भी हो गई है। आकर्ष अपनी एक आईब्रो को ऊंची करते हुए कहता है, शादी होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना वह बच्चों से कम नहीं है। इसलिए मुझे डर लगता है कहीं यह मेरी बच्ची कुछ ऐसा ना कर ले जिससे वह खुद को हट कर ले, इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूं। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसे चुपचाप लेना चाहिए। वैसे भी आकर्ष राय कपूर यह सब चीज केवल अपने खास लोगों के लिए करता है। आकर्ष के ऐसे बोलने पर ऐश मुस्कुराते हुए कहती है, तो प्रोफेसर मैं आपके लिए समवन स्पेशल हूं। आकाश को सोचते हुए कहता है, नहीं। ऐश चीरते हुए आकर्ष की तरफ देखती है तो आकर्ष उसके बाल में हाथ फेरते हुए कहता है, तुम समवन थोड़ी ना हो बीवी, तुम मेरी बेटर हाफ हो, जान हो, तुम मेरी जान। ये सब कहते हुए लगातार उसके गालों को खींच रहा था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए अपना नाश्ता फिनिश करते हैं। नाश्ता करने के बाद आकर्ष सारे बर्तनों को ले जा वॉश बेसिन में साफ करता है। ऐश किचन में जा पीछे से आकर्ष की कमर में हाथ डाल हक कर लेती है और अपना सर उसकी पीठ में रख लेती है। आकर्ष हल्का सा बैंड होते हुए अपनी मासूम बीवी को देख रहा था जो कि अपनी मासूमियत से हमेशा उसका दिल ले जाती थी। क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा खाना खा लिया क्या? ऐश अपना मुंह आकर्ष के पीछे उसकी टी शर्ट में रगड़ते हुए कहती है, मुझे बोर लग रहा है, चलो ना कुछ तूफानी करते हैं। ऐश के ऐसा कहने पर आकर्ष जो ग्लास धो रहा था वह एकदम से छूट जाती है। वह तिरछी नजर कर अपनी बीवी को देखता है जिसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बोल गई। आकर्ष के ऐसा देखने पर ऐश कहती है, क्या है? अभी क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना। ऐश न समझी में कहती है, बोर लग रहा है। आकर्ष नामे सर हिलाते हुए उसके बाद क्या कहा? क्या बात? यही कहा कि बोर लग रहा है, चलो कुछ तूफानी करते हैं। रियली बेबी, तुमको कुछ तूफानी करना है, लगता है तुम जल्दी थकती नहीं हो, काफी अच्छा स्टेमिना है तुम्हारा। ये सब कहते हुए आकर्ष लगातार ऐश के करीब आते जा रहा था। आकर्ष की नीयत को समझ ऐश धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी और कहती है, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब था कि। आकर्ष उसके मुंह में उंगली रखते हुए कहता है, सेच मैं समझ रहा हूं तुम्हारा क्या मतलब था। ये कहते हुए आकर्ष बिल्कुल ऐश के करीब आ गया था और ऐश फ्रीज से बिल्कुल सट गई थी। आकर्ष उसके चेहरे के नजदीक अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहता है, अब मेरी बीवी ने डिमांड की है तो कुछ तूफानी करना ही पड़ेगा। आकर्ष धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे के ओर ले जा ऐश की फ्रॉक को हटा। आकर्ष धीरे से उसकी थाई को सहलाने लगता है। ऐश हकलाते हुए कहती है, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आकर्ष उसके कान के एयर लॉब को किस करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात का सही मतलब निकाल रहा हूं। इसके साथ ही आकर्ष उसके ईयर लोब को काट देता है। चैप्टर 80 किचन इंटीमेसी। ऐश फ्रीज से चिपकी हुई थी और आकर्ष बिल्कुल उससे सट के खड़ा हुआ था।
ऐश खुद में सिमटते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। सेज बेबी, तुम्हारा कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं अब। इसके साथ ही वह उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर उसे सक करने लगता है। ऐश आकर्ष को मना कर रही थी, उसके ऐसे किस करने पर उसके बॉडी में भी हलचल होने लगती है और वह भी उस किस का रिस्पांस करने लगती है। ऐश के रिस्पांस को पाकर आकर्ष ऐश को खुद से और चिपका लेता है और गहराई से चूमने लगता है। उसके हाथ लगातार ऐश की बॉडी पर चल रहे थे। वह अपने एक हाथ से लगातार ऐश के उभार को प्रेस कर रहा था। ऐश उसके ऐसे करने पर मुन कर रही थी। ऐश के दोनों हाथ आकर्ष के कंधे पर कसे हुए थे। ऐश को डीपली किस करने के बाद आकर्ष उसके लिप्स से अलग होता है। आकर्ष के दूर होने पर ऐश जोर जोर से सांस लेने लगती है। आकर्ष लगातार ऐश की हर एक मूवमेंट को देख रहा था। धीरे धीरे आकर्ष नीचे झुकने लगता है। आकर्ष को नीचे झुकता देख ऐश न में गर्दन हिलाने लगती है। ऐश के न करने पर आकर्ष उसे एक तिरछी मुस्कान दे घुटनों के बल बैठ जाता है और ऐश का एक पर अपने कंधे पर रख लेता है। ऐश को ऑर्डरिंग टोन में कहता है, आप योर ड्रेस। ऐश ना में गर्दन हिलाती है तो आकर्ष उसके थाई को मसलते हुए कहता है, बीवी, यदि खुद से कॉपरेट करोगी तो खुद भी इंजॉय करोगी, लेकिन यदि मैंने शुरू किया तो फिर तुम कितना भी मना कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आकर्ष की ऐसी धमकी सुन ऐश अपने फ्रॉक को उठा लेती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष तिरछी नजर से उसे देखते हुए कहता है, स्प्रेड योर लेग। ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं आकर्ष की बात सुन। आकर्ष उसे वापस से इशारा करता है तो आकर्ष की बात मान वह अपने पैर को स्प्रेड कर लेती है। आकर्ष उसके इनरवियर को धीरे से निकाल उसके उभरे हुए होठों को अपने होठों में ले उन्हें शक करने लगता है। आकर्ष की लिप्स को अपने वुमेनहुड में महसूस कर ऐश एक सिसकी के साथ मौन करने लगती है। उसके हाथ आकर्ष के कंधे पर कसे हुए थे और उसका सर फ्रीज टिका हुआ था। वह अपने सर को हल्का बैंड कर आकर्ष के द्वारा दिए जा रहे प्लेजर को महसूस करने लगती है। आकर्ष लगातार उसके उभरे हुए होठों को शक कर रहा था और धीरे से उसमें अपनी जीभ इंटर कर देता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की एक तेज सिसकी निकल जाती है। ऐश को ऐसे रिएक्ट करता देख आकर्ष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह लगातार वैसा ही करता रहता है। कुछ देर बाद आकर्ष अपना चेहरा ऐश की बॉडी से अलग करता है और ऐश को देखता है जो कि अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। आकर्ष ऐश को देखते हुए खड़ा होता है और उसके कैप्ते होठों में अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। ऐश भी आकर्ष के हर एक एहसास में बहती चली जा रही थी। आकर्ष धीरे से अपना एक हाथ नीचे ले जा उसके वुमेनहुड में इंटर करता है। आकर्ष के हाथ को अपने वुमेनहुड में महसूस कर ऐश की पकड़ आकर्ष के कंधों पर कस जाती है और वह धीरे धीरे अपना सर ना हिलाती है। आकर्ष उसे इग्नोर कर लगातार अपने हाथों की मूवमेंट बनाए रखता है। ऐश लगातार प्लेजर से चिल्ला रही थी जिसे सुनकर आकर्ष अपनी स्पीड और बढ़ा देता। प्लीज प्रोफेसर नू। कुछ देर बाद ऐश अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है और अपना सर आकर्ष के कंधे पर रख लेती है। ऐश की हालत बिल्कुल भी खड़े रहने की नहीं थी। उसके पैर कांप रहे थे। उससे लग रहा था कि आकर्ष अब रुक जाएगा, पर उसकी यह सोच को ब्रेक आकर्ष की बात को सुनकर लगती है जो कि आकर्ष ऐश से कह रहा था, तुम तो इतने में ही थक गई, अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया है। इसके साथ ही आकर्ष ऐश के एक पैर को अपने कमर में रख अपने लोअर को हल्का सा खींचता अपने मेनहुड को बिना किसी वार्निंग के ऐश के वुमेनहुड में इंटर कर देता है। वह जो कि इसके लिए तैयार नहीं थी। आकर्ष के अचानक हमले से उसकी पकड़ आकर्ष के कंधे पर कस जाती है। ऐश के नाखून आकर्ष के कंधों पर चुभ रहे थे। आकर्ष के ऐसा तेजी से मूव करने पर ऐश की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह सिसकते हुए कहती है, प्रोफेसर प्लीज धीरे कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। आई कांट। आकर्ष सुनने की कंडीशन में नहीं था। वह इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वह ऐश के दर्द को नजरअंदाज कर लगातार थरस्ट कर रहा था जिससे ऐश को दर्द हो रहा था। वह लगातार सिसक रही थी पर आकर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐश के पैरों में जान नहीं थी कि वो थोड़ी देर भी खड़ी हो। ये देख आकर्ष उसे अपनी गोद में उठा बिना उससे अलग हुए सीधे अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में पहुंच ऐश को बेड पर लेटा वह वापस से ऐश में इंटर होता है और अपनी कमर को तेजी से मूव करने लगता है। ऐश लगातार दर्द से चिल्ला रही थी, प्लीज प्रोफेसर रुक जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर आकर्ष सुनने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार अपनी कमर को मूव कर रहा था और ऐश को किस किए जा रहा था।
न जाने कितनी देर बीत गई पर आकर्ष ऐश से अलग नहीं हुआ। अब तो ऐश को बेहोशी छाने लगी थी। वह आकर्ष से रोते हुए कहती है, प्लीज प्रोफेसर मैं बहुत थक गई हूँ। आकर्ष ऐश की बात सुन उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और बीवी, मेरा खत्म ही हो रहा है। इसके साथ ही आकर्ष अपनी कमर को तेजी से मूव करने लगता है और कुछ टाइम बाद वह निढाल होकर ऐश के ऊपर गिर जाता है। ऐश जो कि ऑलरेडी बेहोशी की हालत में थी, आकर्ष को शांत देख वह भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 15 मिनट बाद आकर्ष खुद को ऐश की बॉडी से बाहर कर ऐश को देखता है, जिसका चेहरा लाल हो गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वह उसके माथे को चूम सीधे बाथरूम में जाता है और बाथटब को गर्म पानी से भरता है। बाथटब के भर जाने के बाद आकर्ष रूम में ऐश को उठा उसे ले बाथटब में बैठ जाता है। बाथटब के गर्म पानी से ऐश की बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रही थी। आकर्ष लगातार उसके वुमेनहुड को सहलाते हुए उसे अच्छा फील करवा रहा था। आकर्ष के ऐसा करने पर धीरे धीरे ऐश की नींद लग जाती है। ना जाने किस कब आकर्ष ने उसे बेड पर लेटाया और उसके कपड़े चेंज किया। ऐश को कुछ याद नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो वह खुद को कार में पाती है। वह अपने साइड में देखती है जहां पर आकर्ष फोकस होकर कार चला रहा था। अपने साइड में हलचल महसूस कर आकर्ष देखता है तो ऐश उठ गई थी। ऐश को बेड देख आकर्ष झुककर उसके माथे को चूमकर कहता है, तुम्हें नींद अच्छी आई। ऐश जो कि आकर्ष से गुस्सा थी, वह गुस्से में कहती है, इतना थका देने के बाद कौन पूछता है कि तुम्हें नींद अच्छी आई। आकर्ष ऐश की ऐसी शिकायत सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, वह तो तुम सो गई थी, वरना मेरा इरादा तो कम से कम 2 घंटे और तुम्हें थकाने का था। रियली प्रोफेसर, आप इतना स्टैमिना लाते कहाँ से हैं? जहां से भी लाता हूं, पर झेलना तो तुम्हें ही है बीवी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं झेल सकता। आकर्ष की बात सुन ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह शर्माते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आकर्ष सामने देखते हुए कहता है, बीवी हमारा हनीमून खत्म हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। घर जाने का नाम सुन ऐश मायूस हो जाती है कि उसे अब आकर्ष से दूर होना पड़ेगा। ऐश की मायूसी देखकर आकर्ष कहता है, मायूस होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस आज की रात मुझसे दूर रह लो, कल से तुम हर रोज मेरी नजरों के सामने रहोगी। ऐश न समझी में आकर्ष को देखती है और कहती है, क्या मतलब आपका? मैं हमेशा आपके सामने रहूंगी। ओहो मेरी भोली बीवी, क्या तुम हमेशा अपने मायके में ही रहना चाहती हो? अरे शादी की है तो अपने ससुराल आओगी कि नहीं? पर हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ कहाँ हुई है और मैं ऐसे कैसे आ जाऊंगी? घर वाले मानेंगे क्या? बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझसे ज्यादा तुम्हें घर लाने के लिए उत्सुक हैं। हम शादी बाद में करेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आज रात को बस तुम्हें तुम्हारे घर वालों के साथ छोड़ रहा हूं, बाकी हर रात मुझे तुम मेरे बिस्तर पर चाहिए। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। वह शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। ऐश को ऐसा शर्माते देख आकर्ष झुककर उसके लिप्स पर किस कर कहता है, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। ऐश मन में बुदबुदाती, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाया था, पता नहीं इस आदमी के पास इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। ऐसे सामने रहेंगे तो खड़ूस और कभी स्वीट रहेंगे, लेकिन बेड पर जाते ही मॉन्स्टर बन जाते हैं, मॉन्स्टर। आकर्ष जिसे ऐश की ऐसे बुदबुदाने की आवाज आ रही थी, वह ऐश की लास्ट लाइन सुन मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी कहो बेबी, पर यह मॉन्स्टर ही तुम्हें सेटिस्फाइड कर पाता है। भले तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन जब हम इंटीमेट होते हैं एंजॉय तो तुम भी करती हो। आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन ऐश उसके कंधे पर मरती है और चीरते हुए कहती है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? कैसी बातें करते हैं आप? अब मैं अपनी बीवी से ही शर्म करूंगा तो क्या बात हुई? हम बेशर्मी करेंगे तभी तो हमारा प्यार बढ़ेगा। आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन ऐश अपना सर खिड़की की तरफ कर लेती है और बाहर की ओर देखने लगती है। आकर्ष भी ऐश को ज्यादा ना परेशान करते हुए अपनी गाड़ी चलाने लगता है। करीब 1.5 घंटे बाद आकर्ष की कार कपूर विला के बाहर आकर रुकती है। अपने विला के बाहर कार को देख ऐश आकर्ष की ओर देखती है, जो कि उसे ही लगातार घूर रहा था। आकर्ष की ऐसी इंटेंस नजरों को देख ऐश हड़बड़ाते हुए कहती है, प्लीज ऐसे मत देखो, आपकी यह नजरें ना मुझे कुछ और ही संकेत करती हैं। ऐश के ऐसे कहने पर आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है।
ऐश आकर्ष के किस का जवाब दे रही थी। कुछ देर एक दूसरे को किस करने के बाद आकर्ष उसे छोड़ता है और घर के अंदर जाने के लिए कहता है। ऐश उसे घर के अंदर इनवाइट करती है पर वह कल आने का बोल अपनी कार मोड़ वहां से निकल जाता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।